वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स प्रो बाय अमन। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि जैसे कि आपको नेम दिख ही रहा होगा, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस प्लेलिस्ट में क्या होने वाला है, बेसिकली जो भी मैथ्स के टॉपिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए यूजफुल है 11th 12th के लिए, वो सारे के सारे इस पूरे प्लेलिस्ट में कवर होंगे। ठीक है, ऑन एन एवरेज मेरे को जहाँ तक लग रहा है 4 या 5 लेक्चर्स ये पूरा पूरा जाएगा। तो आज ये पहला लेक्चर होगा इसमें, जिसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर पूरा फ्लो कैसा होगा उसमें इस वाले लेक्चर में हम ये बता देंगे। ठीक है, अच्छा, ये प्लेलिस्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट होगी? सबके लिए। जो भी आप अगर आप 11th 12th में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उस सिलेबस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप चाहे जेई मेन के लिए हो, जेई एडवांस के लिए हो, नीट के लिए हो, केसेट के लिए हो, कॉमेट के लिए हो, कहीं के लिए भी हो, ठीक है, वेब जी के लिए हो, आपको भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ्स की रिक्वायरमेंट तो लगेगी। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, फंक्शन, ट्रिगो, एक्सपोनेंट्स, लॉग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब तो लगेंगे ही, है ना? तो ये प्लेलिस्ट आप सबके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, और इस पूरे प्लेलिस्ट में मतलब 4 या 5 लेक्चर्स में हम लोग पूरे पूरे डिवाइड करेंगे, और जो हमारी ओरिजिनल प्लेलिस्ट थी डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली, वो वैसे ही चलते रहेगी। वो उस पे भी लेक्चर्स अभी अपलोड होंगे। ठीक है, जिसमें लेक्चर 4 जो होगा उसमें जे एडवांस के क्वेश्चन पीवाई क्यूज डिस्कशन होंगे। पर अभी इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मेक मैथ्स फन। So let's start with the first thing that is necessary, which is what are the topics that we are going to cover in this one. So the topics, broadly speaking, that we are going to cover are this. ठीक है, तो पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इजी से। 10th से अभी आए मान लेते हैं हम, ये प्री रिक्विजिट मान के चल रहे हैं। प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब कि आपको क्या पता होना चाहिए। पता तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब भी बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, पर मान लेते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि कोई गैप ना लगे अपने को नॉलेज में। ठीक है, फिर उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे। ठीक है, जितना अपने को रिक्वायर्ड होगी उतना थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ लेंगे। इसी में साथ साथ में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे। अच्छा, क्योंकि ये पूरा प्लेलिस्ट मतलब हम ऐसे बनाए हैं कि साथ साथ में आपको एप्लीकेशन भी बता देते हैं कि कहाँ पे इन सारी टॉपिक्स के, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, आपको कहाँ कहाँ इनके एप्लीकेशंस होंगे इन सारे टॉपिक्स के, क्योंकि हमने भी ये सिलेबस किया हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा अच्छे से किया हुआ है, तो आपको आइडिया साथ साथ में देने के लिए कि मतलब कहाँ पे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे वो हम साथ में बताते जाएंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यूज होगा अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, अगर आप जे एडवांस के लिए वो कर रहे हो तो। ठीक है, या फिर मतलब अल्टरनेटिंग करंट में वहाँ पे यूज हो जाता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपको कहीं पे भी यूज होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, ग्रेविटेशन में एक कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए यूजफुल मतलब यूज आता है आपको। ठीक है, थर्ड है फिर आपको जो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड लॉग। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग साहिब जो है ये तो काफी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में यूज होते रहेगा आपको। अगर आप अभी केमिस्ट्री स्टार्ट भी करोगे तब भी पूरी केमिस्ट्री में आपको यूज होते रहेगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम में यूज होगा आपको। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में ये यूज होगा आपको, समझ आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स में ये यूज होगा आपको, मतलब लॉग तो आपको हर जगह यूज होगा पूरी केमिस्ट्री में। तो अच्छा, ये जो लॉग हम पढ़ाएंगे भी, इसको हम मैथ्स वाले एंगल से भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले एंगल से भी पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री वाले एंगल से भी पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री वाले एंगल में ज़्यादा हम लोग लॉग बेस्ड 10 पे फोकस करेंगे, फिजिक्स वाले एंगल में थोड़ा लॉग बेस्ड 2 पे फोकस करेंगे, और मैथ्स वाले एंगल में लॉग बेस सी यानी कि नेचुरल लॉग पे फोकस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये बेसिस क्या है, बेस 2 क्या है, बेस 10 क्या है, सबका सब धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ टॉपिक जो आज का है, मतलब आज का नहीं, फोर्थ टॉपिक जो इस सीरीज में चलेगा वो है ट्रिगोनोमेट्री, हमारा पुराना दोस्त, जो कि हर क्लास में आता है, तो इस क्लास में भी आएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री। फिर फिफ्थ टॉपिक है हमारा फंक्शंस, तो फिफ्थ टॉपिक में हम लोग फंक्शंस देखेंगे। सिक्स टॉपिक में फंक्शंस एंड इट्स ग्राफ। ठीक है, तो मतलब फंक्शन ले लेंगे और कुछ कुछ ग्राफ्स ले लेंगे। ठीक है, फंक्शंस और ग्राफ्स। फिर इसके बाद सिक्स टॉपिक में हैवी हिटर थोड़े स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन में ही इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है, तो डिफरेंशिएशन में इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन साथ में होगा। तो डिफरेंशिएशन एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब, अरे मतलब कि डेरिवेटिव जो आंसर देता है उसको ज्योमेट्री से कैसे लिंक करें, मतलब उस आंसर का कुछ सिग्निफिकेंस है भी कि नहीं है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली है, तभी तो यहाँ पे हेडिंग लिखी गई है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यानी कि हेडिंग है तो मतलब जरूर उसका कुछ इंटरप्रिटेशन होगा, समझ में आ रहा है? तो ज्योमेट्री से कुछ लिंकेज होगी, वो हम लोग देख लेंगे। फिर इसके बाद है इंटीग्रेशन। तो इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। फिर इंटीग्रेशन के लिए जो ज्योमेट्रिकल वो है,
जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है एरिया अंडर कर्व डेफिनेट इंटीग्रेशन की मीनिंग वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में चल भी रहा है। तो हालांकि वो जो है वो तो मतलब मेंस एडवांस बोर्ड्स हर सब लेवल के लिए है। ठीक है, और वो थोड़ा डेप्थ में है डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वो उतना पढ़ेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जितना हमको यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट उतना ही पढ़ेंगे। फिर एट्थ होगा एरिया अंडर कर्व, ये भी बहुत यूजफुल है। इसका यूजफुल एप्लीकेशन आपको बहुत से फिजिक्स के चैप्टर में दिख जाता है, जैसे आपको वर्क एनर्जी पावर में दिख जाता है। ठीक है, डब्ल्यूईपी में इसका एप्लीकेशन आपको वहां पे दिखेगा, वर्क एनर्जी पावर में। ठीक है, वर्क के लिए जब एरिया अंडर कर्व आता है, या फिर बहुत जगह पे दिखता है। इसका तो एप्लीकेशन काइनेमेटिक्स से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड चैप्टर से, सेकंड थर्ड चैप्टर जो भी फिजिक्स का है वो, वहां से ही आपको इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा एरिया अंडर कर्व का। ठीक है, सेम। फिर एक मिनट, फिर इसके बाद नाइन्थ टॉपिक जो अपने पढ़ेंगे वो है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चंस में ज्यादा यूज होता है और डेरिवेशंस में यूज होता है ये वाला टॉपिक। जैसे आपको कहीं मैक्सिमम मिनिमा मतलब कि किसी चीज किसी फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू कर देनी है, मिनिमाइज वैल्यू कर देनी है, तो ये सब क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देख लेंगे। ठीक है, टेंथ फिर एक और हैवी हिटर टॉपिक है, वो है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स थोड़ा लंबा चलेगा अपना, इसीलिए हमने इसको लास्ट में रखा है। ठीक है, और फिर लास्ट में थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ बाइनोमियल, ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज आता है ग्रेविटेशन में आपको। बाइनोमियल एक्सपेंशन फोर्स, मतलब जब आपका बेस जो है वो थोड़ा स्मॉल हो, वन प्लस एक्स पावर एन, वन प्लस एक्स पावर एन ऐसा कुछ फॉर्मेट आता है जिसमें एक्स बहुत स्मॉल हो। तो फिर उस केस में बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लिखा जाए वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ ये जो पूरी की पूरी मतलब बेसिकली ये है कि पूरा का पूरा जो लेक्चर होने वाला है ये प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, मतलब कि एक्सप्लेनेशन जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में कहाँ पे एग्जैक्टली यूजफुल होता है उसके साथ हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आज के लिए पहला टॉपिक है अपना सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, आज हम लोग पहले लेक्चर में कहाँ कहाँ तक कवर करेंगे ये तो कवर कर ही लेंगे इतना। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड लॉग्स। फिर सेकंड में ट्राई करेंगे कि ये 4 to 6 हो जाए, फिर 7 to 9 ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आज के लेक्चर में सीक्वेंस एंड सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो अपने पढ़ने वाले हैं, एक मिनट ये रेड क्यों हो गया, वंस। तो पहला टॉपिक जो अपने पढ़ने वाले हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज भारी नाम खाली हम बोल रहे हैं डराने के लिए, बाकी कुछ डरने वाली बात नहीं। बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एपीजीपी, अपने पुराने दोस्त। एपी तो पुराना दोस्त है 10th का, जीपी थोड़ा नया है तो जीपी को पढ़ लेंगे इसमें। ठीक है, तो एपी जीपी इसमें पढ़ने वाला है। अच्छा, इसके लिए दो वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, सीक्वेंस भी और सीरीज भी। तो दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना हवाबाजी थोड़ी ना करेंगे कि सीक्वेंस लिख दिया और फिर उसको डिफाइन ही नहीं करें। ठीक है, तो सीक्वेंस मतलब तो बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, जो कि ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 डॉट 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 10, ये एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक सीक्वेंस हो गया। या फिर आप लिख सकते हो 10 8 6 4 2 0 -2, ये भी एक सीक्वेंस हो गया। तो नंबर्स जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कॉमा के साथ सेपरेटेड हो जाए तो उसको एक सीक्वेंस कहा जाएगा। जैसे ये सीक्वेंस एपी है कि जीपी है, आप बताओ। जीपी तो अभी हमने पढ़ा नहीं, तो भाई ऑब्वियसली ये सीक्वेंस जो है वो एपी है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। एपी तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ना, पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 7 11 अगर लिया जाए, 7 11 कितने का डिफरेंस, 4, देख रहे हो, 15 फिर 19 फिर कितना होगा, 23 डॉट डॉट डॉट। तो देख लो आपकी 4 4 का डिफरेंस है, तो ये भी एक एपी है ना। तो मतलब सीक्वेंस मतलब क्या होता है कि जब आप नंबर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है भैया, नंबर्स numbers arranged in a particular order। ठीक है जी, नंबर्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, एग्जांपल इसका लेना हो तो एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, सीक्वेंस जो है वो सेपरेटेड बाय कॉमा होगा, मतलब आप ऐसे देख सकते हो, तो ये 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं 11 तक है। दूसरा सीक्वेंस का एग्जांपल लेना तो आप ऐसे ले सकते हो 6 4 2 -2 डॉट डॉट -10 तक। ठीक है, तो इस केस में जो है देखो, आप ये पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक असेंडिंग ऑर्डर में एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि हर पिछला नंबर जो है, हर अगला नंबर जो है वो पिछले नंबर के 1 + 1 + हो रहा है। इस केस में ये भी एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं कि भाई हर अगला नंबर जो है वो -2 होते जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही चलते जा रहे हैं। अच्छा, ये वाले सीक्वेंस तो रुक जा रहे हैं। देखो आप, ये यहाँ से आया 2 से 11 तक, ये यहाँ से आया 6 से -10 तक, पर कोई कोई सीक्वेंस
ऐसे होते हैं जो कि रुकते नहीं, ठीक है, या फिर ये एक फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। और कुछ कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो कि इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट कैसे देखेंगे? सिंपल, जैसे ये है, सॉरी, जैसे ये आप देख लो, 2,4,6,8 डॉट डॉट डॉट, और ये चलते ही आ रहा है, ये डॉट 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 पे फिर रुका नहीं। देख लो, 2,4,6,8, और फिर ये रुक नहीं रहा है। तो ये ऐसे ही ट्रिपल डॉट मतलब क्या हो गया कि डॉट 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 मतलब भैया ये अब कहानी चल रही है, ये कहानी रुक नहीं रही। कहाँ रुकेगी आप बता नहीं सकते हो। तो इस केस में ऑब्वियसली भाई इसको कहा जाएगा, इस चीज, इस उड़ती हुई चिड़िया को कहा जाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस, और इसको कहा जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो इनफाइनाइट फाइनाइट का मतलब तो काफी बेसिक है, फिर भी पढ़ लेते हैं, क्यों यूजफुल है। कहीं कहीं क्वेश्चंस में अभी आगे एक टॉपिक आएगा जीपी में, फाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, सम। तो उस केस में हमको ये थोड़ा आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनाइट सीक्वेंस मतलब कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो है इन सीक्वेंस, जब वो फाइनाइट हो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस आर फाइनाइट। अब एग्जाम्पल के, तो ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में 1 and 2 आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि देख लो आप 1 and 2 आपको दिख रहे होंगे कि हाँ भाई एग्जाम्पल्स हैं फाइनाइट सीक्वेंस, समझ रहे हो आप? क्योंकि इसमें जो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब कि काउंटेबल, फाइनाइट मतलब कि काउंटेबल, ये काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, भाई जिसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट ना हो तो क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे, समझ लो। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, ये टर्म्स है, क्या लिख रहे हैं आजकल, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस, number of terms in sequence are not finite, समझ रहे हो? नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस आर नॉट फाइनाइट। इस केस में जब थर्ड एग्जांपल है, थर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसी भी मोमेंट पे आपको कहीं पे भी डाउट होगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे क्या हुआ है आप उसको जरूर पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो तो आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग सबके सब अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, क्योंकि ये सबके लिए, इसमें कोई कोई भी कैप नहीं है कि कहाँ से किसको ये पढ़ना। नहीं भाई, आप सबको पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो आप सबको पढ़नी है। तो ये तो वो एक बेसिक मैथ्स है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो सबके लिए। तो ये हमने पढ़ लिया पहला टॉपिक, सीक्वेंस। कुछ कुछ पॉपुलर सीक्वेंस जो हमको पता है वो क्या है? एपी, एपी भी तो एक सीक्वेंस है भाई। उस केस में एपी भी तो एक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ रहे हो? तो इस केस में जो एलिमेंट्स हैं वो ए हैं, फिर ए प्लस डी हैं, फिर ए प्लस टू डी हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? कॉमा से सेपरेटेड है, हर एक एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और ऐसे जाते जा रहे हैं, समझ रहे हो? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जाते जा रहे हैं। फिर एक जीपी भी पढ़नी है, समझ रहे हो? तो एक सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस के बाद अपन पढ़ने वाले सीरीज। सीरीज मतलब क्या होता है भाई? सीरीज मतलब होता है सिंपल, सम ऑफ टर्म्स। बहुत ब्रॉडली स्पीकिंग ये आंसर है, मतलब कि डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। अब एग्जैक्ट डेप्थ में तो मैथ्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेप्थ में अभी ये सारे टॉपिक जो है एग्जैक्ट डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। जितना हमें काम है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए उतने हैं। हाँ, क्वेश्चंस जो मेन मेन पार्ट है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो वाला पार्ट ज्यादा देखा जाएगा, वो वाला पार्ट ज्यादा देखा जाएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पर डेफिनेशन जो है वो अभी थोड़ी लूज डेफिनेशन रखे जा रहे हैं, इस सेंस में कि ये मैथ्स का टॉपिक है, तो मैथ्स में ही पूरे डेप्थ में इनके डेफिनेशन पे चर्चा होती है। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पे कम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरी पूरी कहानी चलेगी, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज, मतलब कॉल्ड सीरीज ऑफ द सीक्वेंस, समझ रहे हो? तो सीरीज भी दो तरीके की हो सकती है। अब भाई, अब अगर आप फाइनाइट, अगर आप 10 चीजें जोड़ रहे हो तो फाइनाइट सीरीज होगी। अगर आप इनफाइनाइट चीजें जोड़ रहे हो तो इनफाइनाइट सीरीज होगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आंसर इनफाइनाइट होगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि इनफाइनाइट चीजें जोड़ने पे भी आंसर इनफाइनाइट ना हो? होता है, अभी अभी कुछ देर में ही वो केस आएगा, ठीक है। हम बस इतना बोल रहे हैं कि अगर आप फाइनाइट टर्म्स को जोड़ रहे हो तो वो फाइनाइट सीरीज होगी, और अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ रहे हो तो इनफाइनाइट सीरीज होगी। तो सीरीज के भी दो टाइप्स आप निकाल सकते हो यहाँ पे। एक हो सकता है आपको फाइनाइट सीरीज, और एक हो सकती है आपकी इनफाइनाइट सीरीज। अच्छा, पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना लिख दिया है। आप देखो सीक्वेंस के डेफिनेशन में कि हमने ऐसे लिखा नंबर्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, या फिर नंबर्स अरेंज इन एपी, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। तो आप बताओ कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल वन में यहाँ पे दे रहे हैं, तो एक एग्जांपल वन में यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, 64, देख लो ध्यान से।
भाई सीरीज की डेफिनेशन पे जाए तो उसका मतलब होता है कि सम ऑफ टर्म्स इन ए सीक्वेंस। तो अगर इसको एक सीक्वेंस में देखा जाए तो सीक्वेंस तो ऐसा कुछ बनता, 2 4 8 16 32 64। हालांकि उसी सीक्वेंस को हमने ऐड कर दिया, सम हो गए सारे टर्म्स के इन अ सीक्वेंस। अच्छा, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड हुए हैं तो ये फाइनाइट सीरीज है। क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड हुए हैं तो ये फाइनाइट सीरीज है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भाई सीक्वेंस कैसे है? ये सीक्वेंस क्योंकि नंबर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, देख लो सारे पर्टिकुलर ऑर्डर में है, सारे नंबर जो हैं पिछले वाले से एक 2 से मल्टीप्लाइड है ना? देखो सब में 2 से मल्टीप्लाइड है पिछले, अपने पिछले नंबर से। तो हमने ये थोड़ी ना बोला यहाँ पे कि नंबर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन एपी, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है, बस एक ऑर्डर सुंदर सा होना चाहिए। तो ये ऑर्डर है, ऐसा एक ऑर्डर है। और वो सारे ऑर्डर के जब टर्म्स ऐड हो जाएंगे तो उसको हम लोग सीरीज कह देंगे। ठीक है, अच्छी बात, समझ में आई क्या होगा? एक दूसरा एग्जांपल अगर आपको लेना है तो ये देख लो, 1/2, 1/4, 1/8। अच्छा, इसी का उल्टा कर दिया, ध्यान से देखो तो 1/16, 1/32, 1/64। देखो ये भी फाइनाइट सीरीज है क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड हो रहे हैं। कितने टर्म ऐड हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स ऐड हुए हैं। ठीक है, और फाइनाइट सीरीज है, और साथ साथ में इसमें भी एक ऑर्डर है कि भाई 1/2, 1/2 जो है सब में मल्टीप्लाइड है, ऐसा कुछ। इनफाइनाइट सीरीज का अगर हमें एग्जांपल देना हो तो इनफाइनाइट सीरीज का एग्जांपल ऐसा ले लो भाई, 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट डॉट। अब ये रुक ही नहीं रहा मैं, अब ये रुक ही नहीं रहा, तो इस केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सीरीज होगा। समझ रहे हो? तो फाइनाइट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या होंगे? आर फाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड। और इनफाइनाइट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड आर इनफाइनाइट, या फिर आर नॉट फाइनाइट। मतलब कि फाइनाइट इसमें, जैसे इस केस में देखो आप, नंबर ऑफ, हम ये नहीं बोल रहे हैं टर्म इनफाइनाइट ऐड कर दो, हमने ये नहीं बोल रहे हैं कि हर टर्म इनफाइनाइट होगा, नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जितने ऐड होने वाले हैं वो फाइनाइट नहीं है। मतलब वो बहुत, वो एडिशन चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ये ले सकते हो, 1 + 1/2 +1/4 +1/8 प्लस, ऊपर वाले की तरह ही है पर इस बार डॉट 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 लगा दी। मतलब ऊपर वाले में तो 1 नहीं था, इसमें 1 है। इस वाले में, इस वाले में 1 नहीं था, इसमें 1 है। और साथ साथ में इस पर डॉट 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 लगा दिया, मतलब कि ये आगे चलाते चले जाना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स ऐड होंगे, फाइनाइट नहीं है। देख लो आप, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, छह टर्म, सात टर्म, आठ टर्म, नौ टर्म, और पता नहीं कितने आगे टर्म। पता थोड़ी ना आपको कितने आगे। तो इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फाइनाइट। तो ये बन गया इनफाइनाइट सीरीज। ये बेसिक आइडिया है सीक्वेंस एंड सीरीज का, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो है, मतलब इसी में अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने पुराने दोस्त से, एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड पता है हमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई सीक्वेंस पढ़ा रहे हैं तो सडनली प्रोग्रेशन का नाम कहाँ से दे दिया? प्रोग्रेशन तो डिफाइन भी नहीं किया। भाई सारी चीजें अभी थोड़ी ना पता चल जाएंगी, समझ लो। अभी पहले एपी पढ़ लेते हैं, अभी पहले एपी पढ़ लेते हैं, समझ लो। ये जो हमें काम, क्योंकि ये वाली पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि आपको इन सारी टॉपिक में मास्टरी करा देनी, इस टॉपिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी मास्टरी करा देनी कि पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे टॉपिक हो जाए। ऐसे प्रोग्रेशन हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है, लेकिन अभी पहले एपी पढ़ लेते हैं क्योंकि एपी का हमको आइडिया है और आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होगे कि भाई पहले तो हमको एपी पढ़ना है तो पढ़ें। एपी कैसा दिखता है भाई? एक फर्स्ट टर्म होता है ए, जिस मतलब फर्स्ट टर्म को ए से बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला टर्म जो होता है उसमें एक नंबर जुड़ जाता है a + t। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो उसका अगला टर्म होता है उसमें फिर से जो पिछला वाला टर्म है, जो लास्ट टर्म है, उसमें फिर से एक बार डी जुड़ जाता है, तो भाई ये डी जुड़ के a + 2d बन जाता है। ठीक है, तो जो अगला टर्म होता है वो क्या होता है? a + 2d। फिर उसके बाद जो उसका अगला टर्म होता है उसमें क्या होता है कि पिछले वाला जो टर्म होता है उसमें डी जुड़ जाता है, तो टू, ये डी डी जुड़ के हो जाते हैं a + 3d, और ऐसे ही कहानी चलती रहती है। तो ये बना फिर a + 3d, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे। ठीक है, अच्छा डॉट 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 मतलब ये, अभी हम इनफाइनाइट सीक्वेंस दिखा रहे हैं। फाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट एपी भी होती है और इनफाइनाइट एपी भी आप करा सकते हो। और अभी हम मतलब डॉट 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 से जनरल एपी का एक पैटर्न लिख, भाई एपी दिखता कैसे? तो दिखता है ऐसे। ठीक है, अब इसी में कुछ कुछ एक ही बार में सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि भाई फर्स्ट टर्म एपी का, इस एपी का जो हमने ऊपर लिखा है इसका फर्स्ट टर्म क्या है? पता है आपको? ए है। दूसरी चीज भाई, कॉमन डिफरेंस क्या है इसकी?
कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, नेबरिंग टर्म जो है, जो नेबरिंग टर्म है उनको आप घटा दो। मतलब कि अगर आप टर्म वन टर्म टू में से ऐसे कर दो कि T2 - T1 कर दो, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। अच्छा, इसमें मतलब नेबरिंग टर्म मतलब कि जो अगला वाला टर्म है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो आने वाले हैं उसमें अगला वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को घटा दो, ठीक है। अब इसमें ज्यादा खुरापाती नहीं करना है कि इससे इसको घटा दिए और फिर बोल दिए कि ये कॉमन डिफरेंस आ गया, ऐसा नहीं करना। पता ही होगा आप लोग को, ये तो बेसिक है। लेकिन फिर भी नेबरिंग टर्म्स घटाने, या तो इससे इसको घटा दिए तो डी आ जाएगा, देख लो आप। इससे इसको घटा दो तो क्या बन जाएगा, A+2D -A - D, तो ये भी डी आ जाएगा। फिर इसको इससे घटा दो तब भी डी आ जाएगा, नेबरिंग टर्म्स, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ये कैसे निकाल सकते हो आप, या तो A2 से A1 घटा दो। मतलब अच्छा, A2 A1 क्या है, A2 या फिर T2 ले लो। T2 T1 ज़्यादा अच्छा रहेगा। T2 T1, टी से नाम समझ में आ भी रहा होगा। T2 T1 यानी कि टर्म टू टर्म वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम टर्म सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, या तो भाई थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा दो, या तो भाई फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटा दो, या तो ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट कर दो, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब कि वो डिफरेंस जो कि कॉमन है, जो कि सब में है, ठीक है। हर टर्म जो है वो डी डी के डिफरेंस पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम भी आगे बढ़ जाते हैं फिर। तीसरा, जनरल टर्म। जनरल टर्म एपी का कैसे दिखता है, जनरल टर्म ऑफ एपी कैसा दिखता है? या तो आप इसको ए एन से डिनोट कर सकते हो, जनरल टर्म ऑफ एपी को ए एन से, या तो आप इसको टी एन से डिनोट कर सकते हो। हम टी एन यूज करेंगे क्योंकि टी एन थोड़ा समझ में आ जाता है कि nth टर्म। तो जनरल टर्म ऑफ एपी दिखता कैसे है? आप ही बताओ कैसे दिखता है, आप लोग तो ये पढ़े ही हो। भाई जनरल टर्म ऑफ एपी तो ऐसा कुछ दिखता है, A+N - 1D। अब आप बोलोगे कैसे, अरे भाई कैसे, देखो। मान लेते हैं कि ये पहला टर्म जो कि है, फिर ये दूसरा टर्म है A+D। ये क्या हो गया, A+D, A+2D। और मान लेते हैं ये है A+10D। अब आप ही बताओ, ये टर्म टर्म के हिसाब से ये कौन सा टर्म है भैया? ये तो फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है, ये सेकंड टर्म है। ये कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है। और ये भाई कौन सा टर्म है, ये भाई 11th टर्म। दिख रहा है? क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकंड टर्म A+D है, थर्ड टर्म A+2D है, फोर्थ टर्म A+3D होगा। समझ रहे हो, फोर्थ टर्म एक कम N - 1 वैल्यू पे आ रहा है। ऐसे ही जो 11th टर्म है वो एक कम यानी कि 10D पे आएगा। तो अगर हम आपस से ऐसे ही पूछे कि भाई आप बताओ nth टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, अगर nth टर्म है तो वो वैल्यू A+N - 1D पे होगी। या फिर अगर मान लेते हैं हम आपसे बोल दे कि भाई 50th टर्म बताओ, T50, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, T50 क्या होगा, A+50 - 1 ऑफ D। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 50वां टर्म से एक कम पहले जो मतलब ऐसे एक्सप्रेशन में लिख देना, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, तो इजी पीजी है, यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है अपने पास, वो क्या है, वो है सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, उसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े होते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी यानी कि अगर आपके पास एक एपी है और उसके एन टर्म्स हैं आपके पास, और आपको बहुत जल्दी उसको ऐड करना है, मैनुअली ऐड नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला टाइप चाहिए, तो उसको लिखते कैसे हैं, जनरली उसको एस एन से लिखते हैं कि भाई आप एस, यहाँ पे सम का डिनोशन हो गया, फिर सीरीज का डिनोशन हो गया, सम सीरीज, और एन टर्म्स हो रहे हैं तो एस एन, ठीक है। जैसे S10 मतलब कि 10 टर्म को ऐड करना है, S12 मतलब कि स्टार्टिंग 12 टर्म्स को ऐड करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होने वाला है, n/2 2a+N - 1D, ठीक है। ये फॉर्मूला है। इसी को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है कि n/2 a प्लस लास्ट टर्म, अज्यूमिंग कि लास्ट टर्म जो है वो क्या है, A+N - 1D। ऐसा कुछ हम मान के चल रहे हैं, मान लेते हैं कि आपको भाई 1 से 20वें टर्म तक ऐड करना था। अब आपको पहला टर्म भी पता है और 20वां टर्म भी पता है, तो आप इसको यूज कर लो, ठीक है। तब आप ऐसे केस में इसको यूज कर लो। अच्छा, अगर आपको ये भी यूज करना है कि मतलब सीधे 1 से 20वें टर्म तक ऐड करना है, तो आप सीधे इसको भी यूज कर सकते हो। इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए और हमको लास्ट टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ रहे हो। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है, सवालों पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रिफर करेंगे यूज करना, ठीक है। एक और छोटा सा टॉपिक लिख ही लेते हैं, ऐसे ये एज सच उतना यूजफुल नहीं है, ये वाला फिफ्थ पॉइंट।
मतलब अभी के लिए यूजफुल नहीं, फीस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए उतना यूजफुल नहीं, पर ऐसे तो यूजफुल है। तो अगर आप ए बी सी तीनों एपी में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ही बताओ, अगर ए बी सी तीनों एपी में है तो अगर हम बी में से ए घटाएं, नेबरिंग एलिमेंट बी माइनस ए, या फिर हम सी माइनस बी घटाएं, तो वहीं कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो वहीं लिख लेते हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि b माइनस ए घटा लें या फिर c माइनस बी घटा लें, तो सेम चीज होगी। अब हम क्या करेंगे, इस b को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, और इस a को इधर लेके चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। फिर ये क्या बना, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये याद कर लेना है, ये चीज है, इसको याद कर लेने की भैया, अगर तीन टर्म्स एपी में है, अगर तीन टर्म्स एपी में है तो याद कैसे करना है? अच्छा, फॉर्मूला दे देना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि ऐसे ये फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला तो आपको बुक में भी मिले रहते हैं, अप्लाई करना सीखना होता है ना, कि फॉर्मूला तो आपके पास बुक में भी है, सवाल थोड़ी ना हो पा रहे हैं, फिर भी सवाल होते हैं जब हम फॉर्मूला अप्लाई करना सीखते हैं। तो अप्लाई ऐसे करना है कि अगर भाई हमने आपको कल बोल दिया कि एक्स वाई जेड तीन एपी में है, आर इन एपी, समझ रहे हो आप? तो आपको बहुत जल्दी अगर इसकी चीज लिखनी है तो आप ऐसा करो कि मिडल नंबर जो है, जो टू इंटू मिडल नंबर, जो ये मिडल नंबर है, बराबर सम ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स। अगर एपी में है तीन नंबर तो ये हमेशा होल्ड करेगा। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो टू इंटू वाई बराबर एक्स प्लस जेड पट्टे से। ठीक है, तो इससे बहुत कैलकुलेशन जो है क्विक और स्मूथ हो जाती है। अगर तीन नंबर पे है ये, चार नंबर पे इसको मत लगा देना कि टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब चार नंबर पे। अब आप ही सोचो, अगर आप इसको चार नंबर पे लेके जाते हो तो आप ऐसे लोगे ए बी सी डी, यहाँ पे तो वो काम चल जाएगा कि बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, तो उसमें भी ये हो जाएगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो इसके लिए तो होल्ड कर रहा है फिर, लेकिन ये भी तो है ना? तो फिर इसमें लगाना चार पे थोड़ा मतलब बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन हाँ, तीन नंबर अगर एपी में है, जैसे चार में से आप चार को तीन तीन भाग में तो ब्रेक कर नहीं सकते हो, तो आप इस पे लगा लो तो ये आ जाएगा टू बी बराबर ए प्लस सी, फिर आप इस पे लगा लो तो ये आ जाएगा टू सी बराबर बी प्लस सी। समझ रहे हो? हमेशा आ जाएगा, आप चेक करके देख सकते हो। अगर आपको इस पे भरोसा नहीं हो रहा है तो चेक करके देख लो, कितना ही टाइम लगेगा। सी माइनस बी करो, कॉमन डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, है ना? और फिर डी माइनस सी करो, कॉमन डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, सी को इधर भेज दो तो क्या बना, टू सी बराबर, और फिर बी को इधर ले आओ तो टू सी बराबर बी प्लस सी। ठीक है, हालांकि ज्यादा यूजफुल ये तीन नंबर्स में होता है, ज्यादा यूजफुल तो अगर सीधे तीन नंबर एज इट इज दे दी गई है और फिर पूछा गया तो ज्यादा यूजफुल है, पर आप जनरलाइज करके ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब क्या है कि एपी में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो हमें इतने ही ओवरऑल चीजें चाहिए होती हैं, और भी चीजें अगर जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो प्रॉब्लम के हिसाब से होते हैं, पर ब्रॉडली स्पीकिंग इतनी चीजें चाहिए होती हैं। तो अब थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं एपी पे, है ना? तो क्वेश्चंस क्या आए हैं, तो थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस। ठीक है जी। पहला पहला इजी पे ही रखते हैं, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस थोड़े ना। पहला क्वेश्चन रखते हैं कि 3 + 7 + 11 कितने टर्म्स ले लें, टू 10 टर्म्स, इसको ले लेते हैं टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। मतलब भाई ऐसे 10 टर्म तक ऐड करने हैं आपको, जिसमें से तीन टर्म तो हम ही लिख दिए हैं, 3 7 11, तो और 7 टर्म आगे के जो आएंगे, मतलब टोटल 10 टर्म होने वाले हैं जिनको ऐड करना है। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल। आप इसको मतलब वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करके वो कर सकते हो भाई, सम ऑफ एन टर्म्स पे जाएगा। तो फॉर्मूला अगर आपको इसको सॉल्व करना है क्विकली, तो सम करना है कितने टर्म्स यहाँ पे, S10, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं कि n की वैल्यू है 10। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही, फॉर्मूला क्या है अपना, ओरिजिनल फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। अच्छा, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिख रहा है इसलिए ये नहीं यूज करें। ठीक है, ये प्लस लास्ट टर्म यहाँ पे निकाल सकते हो आप, लेकिन सीधे जब आया दैट इज यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसी को यूज कर लेते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे क्या ली जाने वाली है, 10, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या ली जाने वाली है, 3, क्योंकि पहला टर्म जो है वो 3 है। ठीक है, तो बस सारी वैल्यूज को रख देते हैं, तो ये बना 10/2 2 × 3 प्लस n-1 यानी कि 10-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी मतलब कि क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है देख लो, नेबरिंग टर्म घटा लो, 7 - 3 कितना होगा, 4। तो कॉमन डिफरेंस है 4। अगर आपको एक जगह पे सारी चीजें लिखी हुई चाहिए तो आप ऐसे देख लो कि ए है 3, कॉमन डिफरेंस है 7 - 3 यानी कि 4, एन है 10। यही सारी चीजें हैं, यही सारी इन्फॉर्मेशन को यूज कर ले। 10/2 तो 5 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 9 - 1 सॉरी 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 × 4 हो जाएगा, 9 × 4 होगा 36। तो इसको आप लिख सकते हो 5 of 6 + 36, 6 + 36 5 × 42 हो जाएगा। मतलब इसको यहाँ पे लिख लेना चाहिए था, एक मिनट, उठपटांग लग रहा है ऐसे, इसको इधर मूव कर देना चाहिए था, और इसको थोड़ा इधर
देख रहे हो, टेक्नोलॉजी होने के बाद भी काम तो मैनुअली ही करना पड़ता है। ये है 5, तो ये क्या बना, 5 ऑफ 6 + 36 यानी कि 42। 5 ऑफ 42, अच्छा 5 × 42 क्या होगा, मतलब 6 + 36 वहाँ पे डायरेक्ट ही कर लिया। 5 × 42 क्या होगा, 5 2 10 0 5 2 10, है ना। तो ये सम इस 10 टर्म्स का, अगर आप इस मतलब इस एपी के 10 टर्म्स को ऐड करोगे, 3 7 11 और ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको जो ये सम मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 210। ठीक है, एक और सवाल लगा लेते हैं। मान लेते हैं आपको हमने ये पूछ दिया, 1 + 2 + 3 अप टू एन। अब आप बोलोगे अरे 100, यहाँ पे कितने टर्म्स ऐड हो रहे हैं, एन टर्म्स ऐड हो रहे हैं भाई। देख लो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म जो कि 4 है, फिफ्थ टर्म जो कि 5 है, nth टर्म जो कि n है। एन टर्म्स ऐड होने वाले, सॉल्यूशन क्या ही, अब इसमें डरना थोड़ी ना। शांति से एक एक स्टेप जो है वो शांति से सोचते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो फर्स्ट टर्म इसमें है 1, कॉमन डिफरेंस है a2 - a1, या फिर t2 - t1 कर लेते हैं कि टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 क्या होगा, 2 - 1 यानी कि 1। और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं भाई, n है। नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो सम पूछा गया तो sn पूछा गया, तो sn, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है, sn का फॉर्मूला ही होता है n/2 2a प्लस n - 1 ऑफ t। तो ये क्या बन जाएगा, n/2 2a यानी कि 2 × 1 प्लस n - 1, क्योंकि n वेरिएबल ही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 1। बस अब इसको अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेना है, ये क्या बनेगा, n/2 2 प्लस n - 1। एन माइनस, ये जब ओपन होगा तो ये -2 - 1 जो है ये +1 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बना भाई, n/2, और ये बन जाएगा n+1। तो फाइनल आंसर क्या आया, इसको अच्छे से लिख लें अगर, तो ऐसा है n, एक मिनट, इसको अच्छे से लिखें अगर, फाइनल आंसर क्या है, n/n+1/2। इसको रट लेना है, आगे चल के अभी ये कुछ देर में अभी ये सारे फॉर्मूलाज हम लिखवा भी देंगे। एक मिनट, हाँ, तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लिखवा भी देंगे, पर इसको इन जनरल रट लेना है कि ये क्या है भाई। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आपको दिख रहा है ना भाई, सारे नेचुरल नंबर से ही तो स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1 से 2 से 3 से थी, तो नेचुरल नंबर कितने, नेचुरल नंबर ऐड हुए, n नेचुरल नंबर ऐड हुए। क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, n n+1/2। यूजफुल है, काफी यूजफुल है, काफी क्वेश्चंस में सीधे कैलकुलेशन को इजी बनाता है। अप्लाई करना, अभी इसको लिखवाएंगे भी आगे चल के, अभी फिर से अप्लाई मतलब इसको लिखवाएंगे, वहां पे इसके साथ एग्जाम्पल भी दे देंगे, तो वहां पे आप उसको चेक कर लें। ठीक है, अभी 10 मिनट में फिर से इसको वो कर लेंगे। पहले एपी कंप्लीट कर लें, जेपी कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद ये पॉपुलर सीरीज जो है, जैसे एक ये पॉपुलर सीरीज है आपके पास, 1 + 2 + 3, फिर एक ये है 1² + 2² + 3² अप टू n², तो ये हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फिर एक ये है 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³, तो ये हो जाएगा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये अभी थोड़ी देर में लिखवा देंगे और इस पे क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। उसके पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये सवाल है, ये सवाल है जैसे 20th टर्म, 20th टर्म ऑफ सीरीज। एक सीरीज हम आपको देते हैं, अब आप इसका 20th टर्म हमको बता दें। तो ये सवाल आपके होमवर्क में आएगा, सब थोड़ी ना हम करा देंगे। आसान है भाई, सीरीज है, पर इस सीरीज को ऐड करने को नहीं बोला गया। ये जो सीरीज है भाई, इसमें ये बहुत कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड हैं, इनफाइनाइट सीरीज जा रही है, डॉट 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 है, अब ऐसा कुछ आएगा कभी ना कभी। ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, तो कभी ना कभी एक 20वां टर्म होगा। बस आपको बता देना 20वां टर्म क्या है। तो ध्यान से देखो, तो ये तो बुड़बक बनाने की टेक्निक है, प्लस तो करना है नहीं ना आपको, प्लस से मतलब तो है नहीं, तो आप इसको कॉमा में समझो कि अच्छा ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, हमको 20वां टर्म बताना है, तो T20 बताना है अपने को। T20, अरे वो क्रिकेट वाला T20 नहीं। ठीक है, तो 5 - 1 4 है, 9 - 5 4 है, 13 - 9 4 है, यानी कि पूरी चीज क्या है, एपी में है। एपी में है तो T20 आप बता ही सकते हो भाई, T20 A+। अब आगे आगे आप देख लो, आगे आपको पता ही, n - 1d, यहाँ पे n की वैल्यू है 20, d की वैल्यू है 4, बस आप इसको रख दो। और a की वैल्यू कितनी है, 1। ये होमवर्क है आपको, अब तो करा ही दिए हैं, तो खाली नंबर रख के मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, समझ रहे हो। n - 1 कर देना, n मत रख देना, n - 1 आता है, ठीक है, उसको देख लेना, और होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में आप उसको रिप्लाई कर देना कि कितना आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगली जो एपी के बाद अगली चीज जो हम लोग नई पढ़ने वाली है, जैसे एपी तो हम लोग 10th में भी पढ़े होते हैं, तो अब अगली चीज जो हम लोग नई पढ़ने वाले हैं वो है जीपी। ठीक है। ये क्या होता है भाई? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ रहे हो? डरना नहीं है, कोई भी नई टॉपिक है तो उसमें एक्साइटेड होना, जब नया टॉपिक स्टार्ट हो तो उसमें एक्साइटेड होना चाहिए, ना कि डर जाना चाहिए कि अरे भाई ये हार्ड हो जाएगा क्या। नहीं, हार्ड क्यों होगा? ठीक है। कोई भी टॉपिक है तो हमारे लिए तो बना है कि हम ही तो उसको समझेंगे, तो हमारे लिए हार्ड कोई ऐसी चीज हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं होने वाला। ठीक है। गिव अप नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है उसको अच्छे से। तो जीपी क्या होने वाला है? जीपी क्या होने वाला है भाई? अगर आपके पास एक फर्स्ट टर्म है ए, तो नॉर्मली एपी में तो सारी चीजें ऐड होती हैं, जैसे ए है तो फिर ए प्लस डी है, फिर ए प्लस टू डी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ए है तो ए आर है तो फिर ए आर स्क्वायर है, तो फिर बस हो गया जीपी खत्म, स्टार्ट इतना ही। स्टार्ट भी हुआ, खत्म भी हो गया। ए है तो अगला टर्म जो है उसमें आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भाई ए आर आ जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं। फिर आर, ए आर ये टर्म है तो अगला टर्म जो है वो उस ए आर में आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो ए आर स्क्वायर बन जाएगा भैया, तो बस लिख लेते हैं उसी चीज को। तो ये बन गया ए आर स्क्वायर। फिर अगला टर्म क्या होगा? अब आपको समझ में आ गया होगा, ए आर पावर थ्री डॉट डॉट डॉट। ये है एक जनरल जीपी है, मतलब जीपी ऐसा दिखता है, ए आर पावर फोर, ए आर पावर फाइव। इसमें अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे भाई? फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे भी उसी से डिनोट कर रहे हैं, ए से ही। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए। ठीक है। अच्छा, वहां पे कॉमन डिफरेंस था, देखो जीपी में कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे क्या होगा? कॉमन रेशियो। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस थोड़ी ना है, यहाँ पे अगर आप इसको इसको डिवाइड करो, ए आर को ए से डिवाइड करो तो ए कट जाएगा, आर आ जाएगा। इसको इसको डिवाइड करो तो ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करो तो ए कट जाएगा, तो आर आ जाएगा और आर कट जाएगा। फिर ए आर क्यूब को ए आर स्क्वायर से डिवाइड करो तो ए कट जाएगा, आर स्क्वायर इससे कट जाएगा तो आर आ जाएगा। देख लो, आर 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 कॉमन रेशियो, ट्रिपल आर, मूवी वाला ट्रिपल आर नहीं, ठीक है, कॉमन रेशियो। समझ रहे हो? तो ये कॉमन रेशियो इसको कहते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। समझ रहे हो? तो कैसे करना है, क्या लिखना है? इसको लिखना है कॉमन रेशियो। ठीक, कॉमन रेशियो इक्वल टू सी आर। हम इसको सी आर से लिख रहे हैं। आप इसको मतलब स्मॉल सी आर ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमन रेशियो, या फिर सीधे कॉमन रेशियो को आप आर लिख सकते हो। समझ रहे हो? कॉमन रेशियो को सीधे आप आर लिख सकते हो। अच्छा, इसमें एक कंडीशन ये है कि आर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों आर जीरो नहीं होना चाहिए भाई? आर जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए, आप बताओ जरा, आप ही सोचो। अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, है ना? ए से ए कट जाएगा तो ये तो आर आ जाएगा, यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं है। पर जब अगर हम थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो ए से ए कटा, और अगर आर जीरो है तो उस केस में जीरो स्क्वायर बाई जीरो ये थोड़ी ना डिफाइन हो जाएगा, डिवीजन बाई जीरो थोड़ी ना डिफाइन हो जाएगा। इसलिए आर जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ रहे हो? ये कॉमन रेशियो का जो आर है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बन जाती है। तो उससे थोड़ा सावधान रखना, सावधान रहना। तीसरी बात, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जैसे इस केस में कॉमन डिफरेंस के बाद जनरल टर्म है, तो इसमें कॉमन रेशियो के बाद भी जनरल टर्म ऑफ जीपी आएगा। फिर वही बात है कि जनरल टर्म ऑफ जीपी को आप या तो ए एन से डिनोट कर दो या तो टी एन से डिनोट कर दो। लिखना क्या है अब आप ही बताओ, लिखना कैसे है? यहाँ पे देखते हैं। अगर आप, पहला है ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ है। ठीक है। तो ध्यान ध्यान से देखो भाई, ये है पहला टर्म, ये क्या है आपका? ये पहला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। देखो, फर्स्ट टर्म में कितना पावर है आर का, या फिर सेकंड टर्म में देखो, सेकंड टर्म में कितना पावर है आर का? भाई पावर है वन। थर्ड टर्म में देखो कितना पावर है आर का? टू। फोर्थ टर्म में फिर कितना होगा? ए आर पावर थ्री। अच्छा, फर्स्ट टर्म में कितना है? ए आर पावर जीरो। यानी कि nth टर्म में कितना होगा? पैटर्न देख रहे हैं ना? सेकंड में पावर वन है, थर्ड में पावर टू है, वन में पावर जीरो है, फोर्थ में पावर थ्री है, तो एन में पावर क्या होगा? एन माइनस वन। बस हो गया। लॉजिक से पढ़ना है मैथ, ठीक है, रटना थोड़ी ना। तो ये आ जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा इक्वल टू ए रेस आर रेस टू द पावर एन माइनस वन। एन वन है ये, ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये nth टर्म ऑफ जीपी है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। अच्छा, इसका डेरिवेशन होता है बहुत सुंदर सा प्रूफ इसका। वो प्रूफ अभी हम लोग देख नहीं रहे, क्योंकि अभी हम लोग इसको चैप्टर के एंगल से नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग
फिजिक्स केमिस्ट्री के एंगल से पढ़ रहे हैं, जब यूजफुल जितनी चीजें हैं उसके एंगल से, तो इसीलिए अभी इसका प्रूफ नहीं देख रहे हैं, पर इसका प्रूफ होता है। तो एन टर्म्स ऑफ जीपी मान लेते हैं हम, एस एन से डिनोट कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए रटना है, ये वाला पार्ट अभी रटना है, वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर, जहाँ पे ए मतलब है वही, ए मतलब है आपका फर्स्ट टर्म, आर मतलब है कॉमन रेशियो, एन मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये फॉर्मूला है। इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ए, ऊपर आप ऑर्डर बदल सकते हो, तो ऊपर आप ऑर्डर कैसे बदल सकते हो, आप ऊपर लिख सकते हो आर पावर एन माइनस वन। अच्छा, अगर ऊपर ऑर्डर बदले हो तो भाई नीचे भी बदलना पड़ेगा, नीचे आर माइनस वन करना पड़ेगा। बहुत धुरंधर क्या करते हैं ना कि ऊपर तो ऑर्डर बदल देंगे, ठीक है, ऊपर ऑर्डर बदल देंगे, नीचे नीचे ऑर्डर नहीं बदलेंगे, समझ रहे हो आप? तो ऊपर ए आर पावर एन माइनस वन लिख देंगे, नीचे वन माइनस आर लिख देंगे, हमेशा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो चालाकी नहीं करनी है आपको। ऊपर जो अगर ऑर्डर बदलोगे तो नीचे भी। अच्छा, हुआ क्या है, कुछ भयंकर चीज थोड़ी ना हुई इसमें, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या बनेगा, आर पावर एन माइनस वन, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो तो आर माइनस वन बना, माइनस माइनस कट के ये आ गया। ठीक है, खाली माइनस कॉमन निकालने की बात है। तो दोनों बुक्स में जो है या फिर कहीं कहीं आपको दोनों फॉर्मूलाज देखते हैं, दोनों सेम ही है, माइनस ही तो कॉमन निकला हुआ है। इसमें इसी कंटिन्यूएशन में एक फिफ्थ चीज आती है जिसको हम नए पेज पे ही लेते ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफी, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में देखता है, इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर में देखता है। क्या है ये है कि अगर आपके पास जीपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं है, तो एन जो है, जो एन है वो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नॉट फाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा टर्म्स आप डॉट 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 लगा के ऐड करते जा रहे हो। तो इस केस में आंसर जो है वो आता है कि आपको ए फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इनफाइनाइट टर्म्स ऐड करने पे नंबर जो है वो फाइनाइट कैसे बन सकता है, कि ये नंबर जो है वो फाइनाइट है। इसमें एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है कि जो आपका कॉमन रेशियो है ना, वो आपका वन से छोटा होना चाहिए, तब ये काम हो जाएगा कॉमन रेशियो। और प्रिसाइज बोलने के लिए आपका कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड, ये क्या ऑपरेशन भाई, आप बोलोगे ये क्या हो गया, अरे भाई मॉड कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मॉड। मॉड मतलब कि अगर आप इसमें सात डालोगे ना, तो पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव ही दे देगा, नेगेटिव इनपुट पे उसको मैजिक करके उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, कैसे क्या मैजिक है वो मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो जो आपका कॉमन रेशियो है ना, जो आपका मॉड कॉमन रेशियो है, तो अगर आपका कॉमन रेशियो का मॉड वो वन से छोटा हो, तब तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो सवालों में जनरली जब आता है इनफाइनाइट जीपी जो है, तो जनरली कॉमन रेशियो वन से छोटा ही होता है। ठीक है, तो आराम से सीधे ही अप्लाई किया कर दिया जाता है बिना चेक किए, पर अच्छी बात है अगर आपको ये बात पता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी पे, फिर इसका एप्लीकेशन बताते हैं आपको कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। रेड से पीछे लेके चलो, इसमें भी रेड से ही लिखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं, इसी पे लेते हैं, वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब भाई इनफाइनाइट टर्म्स, ये इन्फिनिटी। अच्छा भाई, हाँ ये तो हमने बताया ही नहीं, देख रहे हो आप लोग पूछे भी नहीं। भाई ये क्या है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, सिंबल ऑफ इन्फिनिटी है ना, ये क्या है, सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। वैसे इनफाइनाइट टर्म्स तक ये ऐड हो रहा है, तो भाई पहले, अब सवाल थोड़ी ना आपको अनाउंस करेगा, सुनो बात ध्यान से सुनो, सवाल थोड़ी ना आपको अनाउंस करेगा कि भाई मैं एपी हूँ, मेरे को एपी के फॉर्मूला से सॉल्व करो, या फिर मैं जीपी हूँ, मेरे को जीपी का फॉर्मूला। अरे भाई, आपको देख के समझना पड़ेगा खुद से कि ये एपी का फॉर्मूला है, एपी का फॉर्मूला लगने वाला है, फिर जीपी का फॉर्मूला है, मतलब जीपी जीपी है, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। दो चीजों में से कहीं ना कहीं एक लगेगी। ठीक है, अगर आप आगे पढ़ोगे, जैसे मैथ्स के लिए पढ़ोगे तो एचपी भी आ जाती है, वो अलग बात है। अभी के लिए तो दो में से कोई एक है, तो हम पहले देख लेते हैं, पहले देखते हैं, पहले एपी पे जान, टेंथ में है, टेंथ में थे, एपी जानते थे, तो एपी के धुरंधर है हम, तो एपी से स्टार्ट करेंगे पहले भाई। एपी के लिए हमने देखा कि इसको इसको घटा के देख लेते हैं, तो वन बाई टू माइनस वन किया, पट्टे से माइनस वन बाई टू आ गया, खुश हो गए। अब अगर यहाँ से इसको घटाने पे भी माइनस वन बाई टू आ जाए तो एपी में हो जाता है, तो आप करो, वन बाई फोर माइनस वन बाई टू, एलसीएम आ जाएगा चार, तो ये आ जाएगा वन माइनस टू। ठीक है, और फिर ये वन माइनस टू क्या है, माइनस वन, भाई चार, बराबर तो नहीं है, ये डिफरेंस इधर से इधर और ये डिफरेंस इधर से इधर बराबर तो नहीं है, इसका मतलब एपी तो नहीं है, एपी तो नहीं है। अब जाते हैं जीपी पे, तो अब क्या करते हैं जीपी के लिए, जीपी में, अच्छा जीपी में ये जो कॉमन रेशियो, ये कैसे निकाल सकते हो आप, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, इसको आप निकाल सकते हो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके, या तो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके, नेबरिंग एलिमेंट्स वही,
नेबरिंग एलिमेंट डिवाइड करना, ज्यादा धुरंधर नहीं बनना कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको इससे डिवाइड कर दो चल जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो आर मिल जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो नेबरिंग टर्म में डिवाइड कर दो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे करना है, तो आप ऐसे करो कि इसको इससे डिवाइड करो, तो 1/2 को 1 से डिवाइड किया, 1/2 नीचे आ गया, अच्छा जी। अब इसको इससे डिवाइड करो, तो ये क्या आएगा भाई, 1/4 को 1/2 से डिवाइड किए, 4 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, तो ये क्या बना, 2/4 अर्थात 1/2। ओ, दोनों सेम है। अच्छा, इसका मतलब मतलब ये जो कॉमन रेशियो, मतलब ये जीपी में है और इसका आर क्या है, 1/2। हमको ये बताओ, हमने दो अलग अलग डिवाइड क्यों किया? यहाँ से यहाँ पे तो डिवाइड किया, मतलब 1/2 तो यहाँ पे भी आ रहा था भाई, तो इसको इसको क्यों डिवाइड किया? जरा आप कमेंट थोड़ा पॉज करके यहाँ पे, जब जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ा सोच के बताओ कि दो क्यों डिवाइड किया, फिर उस एपी वाले केस में भी इसको इसको घटा दिए, इसको इसको क्यों घटाया? अरे भाई, ऑब्वियस रीजन ये है इसका कि पैटर्न ऐसे थोड़ी ना पता चल जाता है। पैटर्न अगर हमने आपको बोल दिया कि पैटर्न बताओ 1,3 में, हमको क्या पता, हमको क्या पता आप करना क्या चाह रहे थे इसमें। पता नहीं, आप शायद 1,3,6 लिखने वाले थे, समझ रहे हो? तब तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि आप कुछ हमको क्या पता 1,3 के बाद आप आगे क्या लिखने वाले हो। आगे का नंबर जब तीन चीजें दोगे तब ना पैटर्न देखेगा हमको, दो में हम कैसे डिसाइड कर दें आपको। अब 1,3 भाई एपी में भी हो सकता है, 3 - 1 करके आप, हो सकता है कॉमन डिफरेंस 2 का सोच रहे हो। 1,3 जीपी में भी हो सकता है कि 3/1 आर के हिसाब से आप सोचोगे। अगर आपने जीपी में सोचा है तब 1,3,9 लिखने वाले होगे, क्योंकि हर एक को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपने एपी के हिसाब से सोचा तो आप 1,3 2 2 के हिसाब से तो 5 7 सोचे होगे। तो ये एपी का पैटर्न है आपका, ये जीपी का। इसका मतलब हमको तीन तो नंबर चाहिए ही होंगे ना पैटर्न पता करने के लिए, कि आप जीपी सोचे थे कि एपी सोचे थे, वही इसीलिए यहाँ पे इन दोनों को किया और फिर इन दोनों को किया। तो ठीक है, कंक्लूजन तो हमारा निकल गया कि भाई यहाँ पे इट इज इन जीपी। वाई? बिकॉज a2/a1 to 1/2/1 equal to 1/2 and a3/a2 यानी कि 1/4/1/2 is also equal to 1/2। तो ये जीपी में है। यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, कॉमन रेशियो जो है वो है 1/2। अब देखो आप ध्यान से, क्या ये क्या ये सम पूछा गया है, इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन है। और कॉमन रेशियो जो है, अगर इस पे आप मॉड लगा दो तो मॉड आर, अगर आप इसको जल्दी से इस पे मॉड आर लगा दो तो हो जाएगा मॉड 1/2, है ना। और हमने मॉड का भी बताया कि मॉड पॉजिटिव नंबर के लिए एज इट इज खुल जाता है, तो भाई पॉजिटिव नंबर के लिए एज इट इज खुल, क्या ये लेस देन 1 है? हाँ भाई है, 1/2.5 है। अगर ये लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है फिर? एस इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ये वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं भैया? अरे इसमें एन टर्म्स के लिए है ना, क्या आपको 10,000 टर्म्स का सम पूछा था यहाँ पे? नहीं, आपको इनफाइनाइट टर्म्स पूछा था, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है फिर। मॉड आर लेस देन 1 है भी तो ये लगा सकते हो आप आराम से। तो क्या है फॉर्मूला भाई, a/1 - r। ए क्या है यहाँ पे? ए है फर्स्ट टर्म, और आर क्या है यहाँ पे? 1/2। तो फाइनल वैल्यू क्या बनी, 1/1 - 1/2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 - 1/2, ये 2 ऊपर चला गया, मतलब आप दिखा देना उसको, तो ये दिख जाएगा 2/1 अर्थात 2। अब सवाल यहाँ पे हमारा ये आता है कि आंसर तो आ गया कि समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इस एपी के लिए कितने हैं, 2 के। मतलब अगर आप इस एपी को ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो भाई जो सम है वो 2 की तरफ बढ़ते जाएगा। सवाल यह है कि कैसे, कैसे अगर हम हमेशा ऐड ही कर रहे हैं भाई, तो कैसे किसी चीज का एडिशन ऐड करते करते वो 2 पे रुक जाए? ऐड करते करते उसको तो इन्फाइनाइट पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हम तो ऐड करते जा रहे हैं ना। सहज आंसर इसका ये है, आप सोचना पहले तो, हमने टाइम दे रहा है आपको सोचने का, फिर उसके बाद आप सोचने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना। इसका सहज आंसर ये है कि जैसे जैसे ये टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1, यही तो है, टू इन्फिनिटी जा रहा है। आप देख रहे हो, ये टर्म छोटे होते जा रहे हैं, ये टर्म्स टर्म्स जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि 1/2 की वैल्यू है 0.5, 1/4 की वैल्यू होगी 0.25, 1/8 की वैल्यू होगी कितनी होगी, 0.125। देख रहे हो, और फिर इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। देख रहे हो, अब ये सब छोटे होते जा रहे हैं। अगर ये छोटे होते जा रहे हैं तो भाई यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे, अच्छा खासा आपको चेंज दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक करेंगे, थोड़ा चेंज और दिखेगा, है ना आंसर में।
यहाँ से यहाँ तक करेंगे थोड़ा चेंज कम दिखेगा पर दिखेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा कम दिखेगा। ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएगा तो चेंज जो है वो आंसर में बहुत कम होते जाएगा, और एंड एंड तक में 1.9999 ऐसे आएगा, यानी कि क्लोज टू टू जो है ये आंसर पहुंच जाएगा जब आप इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करोगे। ठीक है जी। क्योंकि जो सारे टर्म्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन भी छोटा होते जा रहा है फाइनल आंसर में। पर वहीं एपी बड़ा हो जाए, मतलब ऐसा एपी आ जाए कि 2, फिर 4, फिर क्या हो रहा है 8, फिर 16, फिर 32, और ये इनफाइनाइट, अरे भाई तो ये सम तो इनफाइनाइट की ओर नहीं जाएगा, देख लो। ये तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन भी तो बढ़ते जाएगा हमेशा। इसीलिए अब आप समझ में आया कि क्यों ये मॉड आर लेस देन वन होना चाहिए, क्योंकि भाई जब कंट्रीब्यूशन उनका छोटा है तब तो कुछ ऐसे इन्फिनिटी की बात बन भी पाएगी कि हाँ भैया ऐसे इन्फिनिटी का आंसर है 2। लेकिन जब उनका कंट्रीब्यूशन ही इतना बड़ा होगा तो वो तो इन्फाइनाइट की तरह चल ही जाएगा। समझ लो, इन्फाइनाइट या तो प्लस की ओर या तो माइनस की ओर। अभी उतना डेप्थ में नहीं जाना है, अभी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, इसका एप्लीकेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि क्लास 12th में है उसमें आता है, और ग्रेविटेशन जो कि क्लास 11th में है उसमें आता है। ग्रेविटेशन में कुछ कुछ आता है कि आपको जहाँ तक याद आ रहा है कि मतलब एक चार्ज, सॉरी, एक लाइन पे मासेस प्लेस्ड रहती हैं, इनफाइनाइट मासेस प्लेस होती हैं शायद एम, इनफाइनाइट मासेस प्लेस होती हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे प्लेस होते हैं, M2 M ऐसे ऐसे करते करते। और फिर आपको एक पॉइंट पे फाइनल ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर फोर्स पूछा जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैट में भी सेम अरेंजमेंट रहता है, बस चार्ज के लिए रहता है। इलेक्ट्रोस्टैट ग्रेविटेशन एक्चुअली बहुत रिलेटेड है एक दूसरे से। तो वहां पे एस इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट वो भी जीपी में आ जाता है, बेसिकली वो पूरा पूरा जो प्रॉब्लम है वो जीपी में आ जाता है। तो वहां पे एस इन्फिनिटी का सवाल आता है। अच्छा, वहां पे मॉड चेक नहीं करते हैं, क्योंकि एस इन्फिनिटी का सवाल है तो मॉड जनरली लेस देन वन ही होता है, पर चेक करके आप वहां पे भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। एक और एस इन्फिनिटी वाला सवाल बना लेते हैं। थोड़ा हाथ बैठते हैं अपना। सेकंड सवाल इसका क्या होने वाला है, सेकंड सवाल ये होने वाला है 1/3, 1/6। अब आप सोच ही लोगे, एस इन्फिनिटी का अगर हमने बोला है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सब 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे 1/12 लिखना पड़ेगा। देख लो भाई, इसको इससे डिवाइड कर दो, 1/6 को 1/3 से डिवाइड कर दो, 3 ऊपर गया 6 नीचे आया, 3/6 क्या हुआ 1/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/12, फिर 1/24 इत्यादि इत्यादि। डॉट डॉट डॉट, यानी कि एस इन्फिनिटी है, एस इन्फिनिटी मतलब कि ए चाहिए अपने को, ए है 1/3, आर अभी देख ही लिए 1/2 है, तो ये क्या वैल्यू आई, ए बाई वन माइनस आर। अच्छा, पिछले लेक्चर्स आप देखना जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम शॉर्ट्स में एक बार अपलोड भी किए हैं, तो उसमें हम स्ट्रैटेजीज और ये सब देते रहते, तो उसमें हमने बताया भी है कि अगर आप पॉसिबल है थोड़ा जंप स्टेप करके थोड़ा जल्दी स्पीड अप कर पाओ कैलकुलेशन को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आ गया 1/3, ये आ गया 2 - 1, 1/2, है ना जी। फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ गया 2/3। फिर वही बात है कि मॉड आर लेस देन वन है तो कंट्रीब्यूशन इन सब का छोटा होते जा रहा है, इसीलिए फाइनल आंसर 2/3 की ओर पहुंच रहा है जैसे जैसे आप ऐड करते जा रहे हो। ठीक है जी। एक फाइनाइट उस वाले पे आप करना, एक इस पे कर लेना आप। मान लेते हैं 2 + 4 + 6, सॉरी तो एपी है ना, हमको तो जीपी बनाना है, तो 2 + 4 + 8 + 16, कितना टर्म दे दें आपको, 10 टर्म्स दे दें। ठीक है, 10 टर्म्स तक ये आपको ऐड करना है, सहज है। ठीक है, ये वाला हम कर देते हैं, आप देख लो। ए क्या है इसमें, 2 है। कॉमन रेशियो क्या है, आर। आप डिवाइड करके देख लो, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, यानी कि जीपी में है। और कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने पूछे गए हैं, सम का 10। तो एस एन क्या होगा भाई, फिर सॉरी S10 क्या होगा फिर, S10 होगा ए, दोनों यूज कर सकते हो, 1 - r⁻n, r⁻n−1, तो हम r⁻n−1 ज्यादा प्रीफर करते हैं तो हम वो यूज कर रहे हैं। ऊपर r⁻n−1 लिखे तो नीचे भी r−1 लिखेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 2। आर की वैल्यू कितनी है, वो भी 2 है। एन क्या है, 2 × 10 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। ठीक है जी। 2 - 1 की वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू तो 1 है, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। ऊपर बन गया, इस 2 को अंदर लेके चल जाए तो ये बन जाएगा 2 × 11 - 2, तो ये बन गया 2 × 11 - 2 फाइनल आंसर। अच्छा, 2 × 10 कितना होता है, 1024। 2 × 11 क्या होगा, 2048, और 2048 -2 यानी कि 2046। ठीक है जी, ये आंसर। तो एक और हम आपको दे देते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। क्या दिया जाए, 3 दिया जाए, फिर 9 दिया जाए, फिर 27 दिया जाए, 27 × 3 81 होगा, 243 होगा, डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स दिया जाए आपको, है ना जी। फिर आप इसको बताना आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एक ये होमवर्क है। एक और दे देते हैं,
1/2, 1/4, 1/8, 1/16 डॉट 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 अप टू, इसको 30 टर्म्स तक कर देना। थोड़ा बड़ा नंबर दिए हैं जानबूझ के, ताकि थोड़ा आप हाथ बैठाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर करो, तब जाके ये दोनों आपके होमवर्क है। अच्छा, बात यह है पे एक और चीज़ है, ये भी कंट्रीब्यूशन स्मॉल वाला ही केस है, मॉड आर लेस देन 1 वाला ही केस है, लेकिन भैया इसमें फाइनाइट टर्म्स पूछे गए हैं, तो इसमें एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला मत जोड़ देना, इसमें एस एन का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है जी, यही एस एन का फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा, देख लेना, आप अप्लाई करके आंसर बता देना। ठीक है, समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने बोला था कि कुछ कुछ पॉपुलर सीरीज का सम बताने वाले थे, तो उनको भी यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि आपको यूज आते रहते हैं बीच बीच में, तो इनको तो रट जाना। ये जो है यहाँ पे लिखने वाले हैं, इनके सेकंड थर्ड का तो डेरिवेशन अभी हम नहीं करा रहे हैं। फर्स्ट का डेरिवेशन हो गया एपी में ही। ठीक है, एपी में जो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर था वही वाला। तो एक तो ये है भैया 1+2+3 अप टू एन, ये क्या होता है n × n+1, 1 मिनट ज़्यादा बड़ा ब्रैकेट कर दिए, n × n+1/2। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, ये क्या है भैया, सम ऑफ स्टार्टिंग n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग n नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, अभी इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सिखा देंगे। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये लर्न है, ये जो पार्ट है ये लर्न वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी ना पहले। 1² + 2² + n², इसका वैल्यू आता है n+1, 2n+1 /6। ठीक है, थर्ड। अच्छा, ये क्या है, ये है सम ऑफ स्टार्टिंग एन या फिर फर्स्ट एन, दोनों बोल सकते हो, तो सम ऑफ, हम स्टार्टिंग बोल रहे हैं, स्टार्टिंग, सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। देख लो आप, 1 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही एन तक के स्क्वायर हो रहे हैं, फिर एक लास्ट आप समझ ही गए होगे, फिर 1³ आएगा, फिर 1³ 2³ n³ तक जाएगा। ये थोड़ा आसान है याद करना, ये सेकंड वाला तो थोड़ा ट्रिकी है। अच्छा, अब अपने माइंड को अगर आपने बोल दिया कि ये ट्रिकी है, तो ये आपके लिए ट्रिकी ही रहेगा, तो आप इसको बोलो अरे भाई सेकंड वाला भी आसान है। ठीक है, हम याद कर ही लेंगे कितना ही याद हो। ठीक है, तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, थर्ड वाला जो है ये आसान है याद करना, कैसे आसान है, कोई मतलब आप कमेंट सेक्शन में, लाइव क्लास होती तो सामने में मजा आता है ये पूछने में कि कैसे आसान है। क्योंकि आप देखो फर्स्ट वाले पे और सेकंड वाले पे, दोनों की दोनों का रिलेशन देखो, आपको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा वहाँ पे, क्या रिलेशन दिख रहा है, फर्स्ट वाले का जो आंसर है उसका स्क्वायर कर देने पे थर्ड वाला आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद करने में ब्रेन में इजी हो जाती है। अच्छा, इसको बोलेंगे कैसे, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ, क्यूब्स क्या लिख रहे हैं आजकल, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अच्छा, अब जल्दी से इस पे थोड़े कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं, थोड़ा हाथ बैठा लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। फॉर्मूला का अचार डालेंगे, समझ लो, फॉर्मूला का अचार डालेंगे, अगर इसको अप्लाई करना ही नहीं आया था तो अप्लाई भी तो करने आना चाहिए जी, तो अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो फिर वही है, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें, क्वेश्चंस। ठीक, क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 1+2+3, मान लेते हैं हमने आपको बोला कि स्टार्टिंग 100 नेचुरल नंबर को ऐड कर दो। अब आप या तो बैठ के कर सकते हो कि 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, 10+5 15, ऐसे करके कहानी बढ़ा सकते हो, या फिर आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो कि भाई इस केस में स्टार्टिंग n नेचुरल नंबर, यहाँ पे n की वैल्यू है 100, तो S100 का जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होने वाला है, फॉर्मूला नॉर्मली तो होता है n n+1/2, पर यहाँ पे n की वैल्यू 100 है, तो 100 × 100 + 1/2, तो यह आ जाएगा 100 × 101 /2, 100 से ये कटा तो ये बना 50 × 101, जीरो बाहर आया, ये 5 आया, ये 0 आया, ये 5 आया, है ना जी, 50 50 आंसर होगा। अब देखो, आप एक तरीके से कैलकुलेटर से भी फास्ट हो गए, कैलकुलेटर में तो इनपुट करते हैं इतना लंबा आप, अनलेस आप प्रोग्रामिंग जानते हो और आपने इसको लूप में रन कर दिया, तब की बात अलग है, लेकिन ऐसे देखो ध्यान से, है ना, तो कितना मतलब कितना सुंदर तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, फिर दूसरा लेते हैं, मान लेते हैं 1² + 2² + 3² अप टू 10², तो अब इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टार्टिंग 10 नेचुरल नंबर, तो उसको कैसे करना है, एन की वैल्यू है 10, 10 का सम ही तो पूछा गया है, एस से तो इसको भी डिनोट कर सकते हैं कि 10 स्टार्टिंग S10 पूछा गया। फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, इस केस में एस एन का फॉर्मूला होता है
n+1, 2n+1/6। तो भाई वही यहाँ पे है, n की वैल्यू 10 है तो 10, 10+1, 2 × 10+1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या बना भाई, ये बना 10, 11, 20+1 21/6। ये 10 और ये 6 कट गया, ये 5 बार में कटा, ये 3 बार में कटा, 21 से 7 कटा, ये बना 35 × 11। 11 से मल्टीप्लीकेशन वैदिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है, 385। 5 पहले लिखो, 5+3 8, फिर पहला टर्म लिखो तो 385। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट सवाल इस पे ले लेते हैं, क्यूब वाले पे। क्यूब का कैसा हुआ दिखेगा, ऐसे 1 क्यूब मान लेते हैं, 10 तक ही रखते हैं, ज़्यादा बढ़ाते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चा, कॉन्फिडेंस से कैलकुलेशन करना है। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होता है। कैलकुलेशन से कैलकुलेशन इंप्रूव होता है, हवा से बाजी से थोड़ी ना होता है। कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर तक हमेशा आओ, आंसर को मैच करो बुक से। अज्यूमिंग कि आपका बुक में आंसर सही दिया हुआ है, आंसर को मैच करो बुक से और फिर उसके बाद आगे बढ़ो अगले सवाल पे। इससे कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस आता है, एग्जाम में गलतियां कम होती है। हवा से थोड़ी ना हो जाता है कि हम ऊपर से कोई मतलब आप कैलकुलेशन लेके आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग 10 क्यूब्स हैं तो ये n की वैल्यू इसमें भी 10 है तो s10 पूछा गया। नॉर्मली फॉर्मूला इसमें क्या होता है, वही पहले वाले फॉर्मूला का स्क्वायर होता है। तो ठीक है, पहले वाले फॉर्मूला मतलब कि 10 × 10+1/2, पर इस पर स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये 5 बन जाएगा, है ना जी। फिर ये क्या बनेगा, 5 × 11 का स्क्वायर यानी कि 55 का स्क्वायर। अब दो तरीके से आप इसको टैकल कर सकते थे, या तो 55 का स्क्वायर कर देते और या तो आप 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121 कर सकते हैं। 55 का स्क्वायर तो यार हमको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर देते हैं। क्या है ये, 55 का स्क्वायर, 1 मिनट यार, रट के थोड़ी ना आते हैं। 55 × 55, 5, फिर 50 50 50 50 तो 5 50 25 30 25। आप एक बार चेक कर लेना, हमारा तो ये आ रहा है 30 25। आप एक बार इसको चेक कर लेना। अच्छा, ये भी वैदिक मैथ्स है कि डबल का मल्टीप्लिकेशन एक साथ सीधे कैसे कर सकते हो। और भी बहुत मेथड होंगे, आप लोग जरूर बताना कैसे और क्विकली इस मल्टीप्लिकेशन को किया जा सकता है। पर हमने तो भाई ऐसे ही किया, देख लेना। और ठीक है जी, इसके बाद तो ये कंप्लीट हो गया आपका एपीजीपी, जितने हमको इनफ चाहिए एक अच्छे खासे आइडिया के साथ कि क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमारे पास मतलब कैसे हम एपीजीपी को सॉल्व करते हैं, क्या फिजिक्स में उसको यूजफुल आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तक तो कर ही लेते हैं, लॉग इस वाले में नहीं करते हैं, लॉग फिर थोड़ा लंबा चला जाएगा इसमें। ठीक है, लॉग को एक सेपरेट लेक्चर में डाल देंगे, सारा का सारा लॉग, फिर ये लेक्चर ही एक ही लेक्चर 2 ढाई घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसके बाद अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ लिया देखो आपने, हमने अच्छा खासी चीजें पढ़ ली भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज से स्टार्ट किया, एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया। ठीक है, और हमारे टॉपिक के फ्लो के हिसाब से अपने को अगला पढ़ना है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो वो पढ़ लेते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रकाश डाल लेते हैं। ठीक है जी, ठीक। तो ये अपना सेकंड टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है मैथमेटिकल टूल्स में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, वो है थोड़ा सा क्वाड्रेटिक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये टॉपिक का नाम नहीं है, टॉपिक का नाम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर अभी क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो डेप्थ में नहीं पढ़ना है कि अब आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, ये सब इसमें नहीं पढ़ना। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है अभी, समझ रहे हो। तो पहले क्वाड्रेटिक से चालू करते हैं। क्वाड्रेटिक दिखता है कैसे भैया, ऐसा कुछ, a² + bx + c। यहाँ पे हमने ऐसा क्वाड्रेटिक माना है जिसके एबीसी जो है कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर। अच्छा ये क्या है, आप बोलोगे ये क्या है यार, बहुत चीजें एक ही जगह पे लिखती है गई है। ए बी सी तो भैया कोएफिशिएंट्स, ये तो आपको पता है, एक्टिंग मत करो कि ये भी आपको नहीं पता, आपको सब पता है, आप स्मार्ट। तो ये तो कोएफिशिएंट्स, ठीक है जी। ए बी सी जो कोएफिशिएंट्स है आपके एक्स के, सी है x⁻0 कोएफिशिएंट, ये है बिलोंग्स टू सिंबल। मतलब ये जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ बिलोंग करते हैं, तो भैया कहाँ पे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर के सेट में। रियल नंबर भी आपको पता है भाई, 10th तक में तो रियल नंबर पढ़ाया गया है। तो इस केस में हम मान रहे हैं कि एबीसी जो कोएफिशिएंट्स है वो रियल नंबर है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोली जाए तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपके जो कोएफिशिएंट्स है वो सब रियल नंबर है। ठीक है, अ, क्या नहीं है फिर वो अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, हालांकि जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मूला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी फील्ड में काम करता है, अभी उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना। ठीक है, अभी हम लोग को ऊपर ऊपर से काम करना है। मान लेते हैं कि भाई ये भी 10th तक में पढ़ाया गया होगा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको बोल सकते हो कि ये एफ ऑफ एक्स टाइप कुछ है। एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स होता क्या है, ये हमारा टॉपिक भी है, फंक्शन कहते हैं इसको। तो मान लेते हैं इस उड़ती हुई
चिड़िया को फंक्शन कहा जाता है। तो यह है फंक्शन। इसमें इस फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपको इसमें भी डाउट है फिर थोड़ा सा क्लैरिटी कर लेते हैं। जैसे हमने अगर आपको बोला एफ ऑफ जीरो, तो उसका मतलब क्या होगा कि भैया जहां जहां एक्स है वहां पे जीरो रखो, तो जीरो स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी, ये मेरा सी। ठीक है जी, मान लेते हैं हम पूछते हैं आपसे कि एफ ऑफ वन, तो सिंपल है, जहां जहां एक्स है वहां पे वन रख दो, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। मान लेते हैं हमने पूछा एफ ऑफ माइनस वन, तो वो भी सिंपल है, जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस वन रख दो, तो ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस सी, अर्थात ए माइनस बी प्लस सी इत्यादि इत्यादि। ऐसे एफ ऑफ टू, एफ ऑफ पाई, ये भी रख सकते हो, ए पाई स्क्वायर प्लस बी पाई प्लस सी इत्यादि इत्यादि, ये सब चीजें हैं जो भी जहां जहां एक्स है उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। अब अगर आपके पास, अच्छा इसके बाद एक और चीज आती है, वो होती है रूट्स। तो रूट्स क्या होता है भैया? रूट्स का मतलब होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जहां पे भी ऐसा कौन सा एक्स है, समझ लो, फॉर व्हाट एक्स, ऐसा कौन सा ऐसा एक्स इस फंक्शन में डाले जाए जिससे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, उस उड़ती हुई चीज को, उस उड़ती हुई एक्स को रूट कहेंगे। समझ रहे हो आप? तो जैसे मान लेते हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक मिला और उसमें टू डालने पे वो पूरा क्वाड्रेटिक जो है वो जीरो बन जाता है, तो उस केस में टू उसका रूट है। ठीक है जी। अच्छा, क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने होते हैं जनरली? जनरली क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा, समझ रहे हो? जनरली नहीं भाई, क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। इक्वेशन आइडेंटिटी में क्या अंतर है, अगर किसी को आइडिया होगा तो कमेंट करें, इसीलिए हमारा वो वर्ड जनरली निकल गया। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं भाई। और मान लेते हैं एक रूट को हम लोग जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे को बीटा से डिनोट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं अपने पास एक क्वाड्रेटिक है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, आप करना क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको जीरो के बराबर करना चाह रहे हो, और एफ ऑफ एक्स है क्या भैया? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि आप इसको जीरो के बराबर करना चाहते हो, यही चाहते हो ना? भाई इसमें फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ा फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड शानदार फॉर्मूला है, माइनस बी श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, यही कहते हैं। मैथ्स में इंडिया कितना आगे है देख लो। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा इसका आइडिया। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। ठीक है, ये रूट्स दे देता है आपको पट्टे से। इसमें दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, दो रूट्स। तो रूट्स आर जनरली डिनोटेड बाई, आर जनरली टेकन एज अल्फा बीटा। तो पहले रूट को आप अल्फा, दूसरे रूट को बीटा ऐसे मानते हो। भाई यहाँ पे भी दो रूट हैं, देखो भाई ये दो सिंबल है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लोगे तो अल्फा आ जाए, माइनस लोगे तो बीटा आ जाए, ऐसा ऐसा अरेंजमेंट। तो हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि भैया प्लस ले लो तो अल्फा आ जाए, ये क्या है माइनस सिक्स ले लेना, माइनस भी प्लस ले लो तो बीटा आ जाए, सॉरी अल्फा आ जाए, और माइनस ले लो तो बीटा आ जाए। ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमने रखा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस उड़ती हुई चिड़िया, यहाँ पे एक और उड़ती हुई चिड़िया है, उसको क्या कहते हैं भैया? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भैया जी? उसको डी से डिनोट करते हैं, ये जो अंदर का ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें केसेस आपको पता ही होंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो तो इसका मतलब क्या है? रूट्स जो है आपके पास वो रियल रूट्स हैं, और अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट्स मतलब क्या है कि अगर एक रूट दो है तो दूसरा रूट दो तो नहीं है, दो को छोड़ के कुछ और है, तीन है, चार है और रियल रूट तीन है। रूट तीन भी रियल है, इरेशनल है पर रियल तो है ना। तो रूट तीन है, रूट पांच है, कुछ तो ऐसा है। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, ये क्या इंप्लाई करते हैं? ये इंप्लाई करता है कि रूट्स जो है वो रियल तो हैं पर दोनों इक्वल है, यानी कि अगर एक रूट दो है तो दूसरा रूट भी दो ही है। ठीक है जी। और फिर एक और केस आता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, इसका मतलब है कि रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स तो दो हैं, उसमें कोई कहानी में बदलाव नहीं है, बस वो रियल रूट्स नहीं है। तो रियल रूट्स नहीं है तो अब टेंथ में कहानी यहीं पे रुक जाती थी कि रियल रूट्स नहीं है तो बस छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि रियल रूट्स नहीं है तो है क्या, रूट्स जो दो है ना, तो भाई उन दो रूट्स को पता तो करना है ना। तो उनके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं या फिर इमेजिनरी रूट्स हैं उस केस में। ठीक है, तो वो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, इसको रट लेना, ये रटने वाली चीज है। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा, आपको पता ही होगा भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, है ना जी, सम ऑफ रूट्स। इसको आप एस से भी नोट कर सकते हो, सम ऑफ रूट्स को एस से अगर नोट करो तो ये आता है माइनस बी बाई। अब अच्छा कैसे आता है, ये अल्फा है ये बीटा है, इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस बी बाई, कट पीट के सब बराबर हो जाएगा। ठीक है,
और -2b/2a आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -b आ जाएगा। ठीक है। चौथा, अल्फा बीटा सेम कैसे आता है, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर देना, कट पीट के फिर बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो आ जाएगा आपको, पी से डिनोट कर दो अगर, तो ये आ जाएगा c/n। ठीक है जी। कोएफिशिएंट c, ये वाली c, ये जो लास्ट टर्म है इस क्वाड्रेटिक की, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाली उसको। ठीक है। तो ये चौथी चीज हो गई। फिर पांचवी चीज, आप अगर आपके पास दोनों रूट्स पड़े हुए हैं, मान लेते हैं रूट्स अल्फा बीटा आर गिवन, और आपको बहुत जल्दी से क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके ये रूट्स हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि भाई वो क्वाड्रेटिक जो है वो होगा एक्स माइनस एल्फा। मतलब अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर आपको उसको रूट्स के टर्म में, फैक्टर्स के टर्म में बेसिकली लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स माइनस एल्फा ए इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है जी। ये भी आपको अज्यूमिंग की पढ़ाया ही जाता होगा, इसलिए हम इसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। मतलब रूट्स अगर आपके पास है तो, अगर रूट 2 है तो फैक्टर क्या होगा, x-2। अगर रूट 3 है तो फैक्टर क्या होगा, x-3। x-2 x-3 को मल्टीप्लाई करने पे वो क्वाड्रेटिक बना होगा। ठीक है। साथ साथ में लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो a है, तो a के हिसाब से पूरा पूरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं लोग, अरे सर ये क्या बोल रहे हो, देखो रूट्स मान लेते हैं हमारे पास 2, 3, फैक्टर्स क्या होंगे, x-2 x-3। इससे क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या क्वाड्रेटिक बनेगी जल्दी से बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर -3x -2x -5x + 6, यही है ना जी, ये क्वाड्रेटिक है अपनी। अब ये बेस क्वाड्रेटिक है आपका, ये बेस क्वाड्रेटिक हो सकता है 7 से मल्टीप्लाइड हो, तो उस केस में 7x² -35x + 42 हो जाएगा। पर रूट तो वही है, 2, 3। वही हम बोल रहे हैं क्योंकि रूट्स दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक निकालने हैं और ए पता है आपको, तो ऐसे करके इस अरेंजमेंट में बैठा के आप रूट्स को फैक्टर्स के टर्म में लिख के सेम क्वाड्रेटिक निकाल सकते हो वापस। ठीक है जी। एक और चीज है, अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप इसको और कैसे सोच सकते हो, तो इट कैन ऑल्सो बी थॉट, अरे भाई क्या लिख रहे हैं आजकल, इट कैन ऑल्सो बी थॉट एज एक्स स्क्वायर, ये आपको पता ही होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना जी। मतलब अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो आपको वो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पता है। समझ रहे हो, ये तीनों कहानियां सेम सेम दिख रही होंगी आपको, और वो हैं भी सेम सेम। ये जो कहानियां है ना, मतलब इसको भी इक्वल टू 0 मान के चलो, तब ये जो कहानियां हैं तीनों सेम सेम है। अब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वो काम करते हैं। अरे ये तो लिटरली सेम है, मल्टीप्लाई करोगे यही चीज पट्टे से आ जाएगी। तो अलग अलग में नहीं लिखना चाह रहे थे, पर अब लिख दिए तो अब हो गया, आप क्या ही रेस करें। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इसमें। तो पहले तो रूट्स के क्वेश्चन कर लेते हैं आसान से, है ना। रूट्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रकाश डाल लेते हैं, और आज का लेक्चर फिर इतने पे रोकते हैं। तो फाइंड द रूट्स ऑफ, फिर वही बात। अच्छा आप सोचोगे कि भाई रूट फाइंडिंग यूजफुल है कि नहीं, ऑब्वियसली यूजफुल है। अरे भाई कहीं पे क्वाड्रेटिक तो कहीं पे भी आ सकता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं पे भी आ सकता है, इसमें थोड़ी ना कोई डाउट है क्वाड्रेटिक यहाँ पे आएगा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। तो पहला सवाल है, पहले में सब पार्ट एक कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ले लो आप, 2x² -x - 3 = 0। अब या तो आप दिमाग ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करना चाहो तो फैक्टराइज कर सकते हो, इत्यादि इत्यादि। और या तो अगर जैसे देखो, हमारा मानना है कि आप 10 सेकंड तो दो ही, 10-15 सेकंड तो दो ही, अगर मतलब 10 सेकंड ही तो हाँ ठीक है, 10 सेकंड तो दो ही कि फैक्टराइज करके थोड़ा कुछ दिख रहा है कि नहीं कोई नंबर वंबर नहीं दिख रहा है, तो आप पट्टे से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगा लो, -b वाला। ठीक, पूरा पूरा उससे आंसर निकालो। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि भाई इसको इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है -6, और हमको -6 को तोड़ना है कि -x आ जाए, तो भाई -6 को तोड़ना है कि -1 टूट जाएगा, है ना। -3 + 2 में तो टूट ही जाएगा, तो इस केस में टूट जाएगा। अभी तो हम यूज करने वाले थे अपना बड़ा फॉर्मूला, भाई ये टूट जाएगा, तो काहे के यूज करें, -3x + 2x, ऐसे कुछ आ जाना चाहिए। तो इस केस में x कॉमन निकलेगा। ठीक है, इस केस में x कॉमन निकलेगा तो क्या बचा, एक मिनट यार, x कॉमन निकलेगा तो ये बचा 2x - 3, इसमें 1 कॉमन निकलेगा तो ये क्या बचा, 2x - 3 = 0। तो 2x - 3 मल्टीप्लाइड बाई x+1, दो नंबर है भाई, x नंबर है ना। तो x नंबर है तो नंबर रखने के बाद नंबर में 1 ऐड करना है, इस केस में नंबर रखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करके 3 घटाना है। नंबर 1 इंटू नंबर 2 0 है,
तो या तो नंबर वन जीरो होगा, या तो नंबर टू जीरो होगा, है ना जी। तो वही काम करते हैं, या तो 2x-3 जीरो होगा, या तो x+1 जीरो होगा। तो उस केस में क्या होगा, या तो x3/2 होगा, या तो x-1। देखो, इस क्वाड्रेटिक के लिए ये क्वाड्रेटिक कहाँ पे जीरो होगा, जब आप इसमें या तो 3/2 रख दोगे, या तो जब आप इसमें -1 रख दोगे। ठीक है जी। तो ये रूट्स आ गए इसके, ये रूट्स होते हैं। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से भी करके निकाल लेना। ठीक। दूसरा, जैसे अगर आपको ये सवाल दे दिया 4x² + 6x - 12 = 0। अब इसमें आप क्या करोगे, अब दिख रहा है साफ साफ कि भाई कोई नंबर कॉमन निकल सकता है, तो बेस क्वाड्रेटिक, ये जो बेस क्वाड्रेटिक जो, वो तो ये पार्ट है ना, मतलब अगर आप ए कॉमन निकालो तो ये वाला पार्ट है, इसके तो रूट्स अल्फा बीटा है, ये ए तो एक्स्ट्रा पार्ट आप बाहर निकाल सकते हो। तो वैसे ही इस केस में भी आप ये जो चार का पार्ट है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो 2 से। डिवाइड जैसे ही करोगे 2 से, तो ये बनेगा 2x² + 3x - 4 = 0। अब ये थोड़ा सहज क्वाड्रेटिक बन गए। फिर वही बात है, 10 सेकंड पे दो ही, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 सेकंड से ज्यादा दो भी मत। -8 में, -8 को आप कैसे ब्रेक करें, तो -8 को कैसे ब्रेक करें, ब्रेक हो रहा है, 10 सेकंड से ज्यादा हम ही ना ले ले कहीं। -8, सुबह से लेक्चर देते देखते देखते ठीक है, नहीं हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे भाई, सही तो है ना, अरे भाई देख रहे हो, वही तो हम भी सोचे यार, सही तो 2 से डिवाइड किया है ना जी, 2 से डिवाइड करने पे वही हम भी सोचे यार, ऐसे कैसे हो सकता है। 12, वही अभी ऑफलाइन क्लास रहती ना तब। अभी तक तो सबके सब बोले थे कि सा ये क्या कर रहा था। ठीक है, तो ये 6, 2 से डिवाइड हुआ तो ये बना 2x² + 3x - 6। तो सही होना चाहिए भाई, 6 और 2 ये बना -12। -12 कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक है 6 × -2 में, एक है 4 × -3 में, बस यही दो है। डिवीजन सही होना भाई, तो देख रहे हो, दो के टेबल से डिवीजन देख, अब डाउट हो रहा है। हाँ ठीक है, वैसे नहीं हो रहा तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगाओ, इतना दिमाग लगाना भी नहीं। -3 + √2/b², b² यानी कि 3 का स्क्वायर -4 × 2 × -6 / 2। कैलकुलेशन एक बार आप लोग, सॉरी 2 × कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक करके बताना। 9 माइनस ये क्या बना भैया, 4 प्लस जो ये बना 24 × 2 48, मतलब 48/4। ठीक है जी। ये कितना बना, अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसीलिए तो, वही तो हम सोचे कि टूट क्यों नहीं रहा। +- 48 + 9 कितना बना, 2 7 57 है ना, ये बना 57/4। तो एक रूट अल्फा जो है वो है -3 + √57/4। अब ऑब्वियसली ये थोड़ी ना हम ब्रेक कर लेते हैं, अज्यूमिंग कि ओरिजिनल डिवीजन सही है, अब देख लेना एक बार। ठीक है, सुबह से हम लेक्चर दे ही रहे हैं तो थोड़ा वो हो जाता है। तो अज्यूमिंग कि ओरिजिनल क्वाड्रेटिक सही है, तो इस केस में ये दो है आपके रूट्स। ठीक है जी। तीसरा, ये आपके लिए x² + 2x/3 - 5/3 = 0। क्या कर सकते हो सहज में, पहले तो या तो इसी को माथे पेची कर सकते हो, या तो ये 3 को हर जगह मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 3x² + 2x - 5, और फिर इसके लिए तो आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये होमवर्क है, वो होमवर्क आप कर लेना। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़ा बेसिक आइडिया दे देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पावर्स ऑफ आयोटा क्या होता है, मतलब पावर्स ऑफ आयोटा तक तो देख ही लेते हैं, और फिर उसके बाद की टॉपिक लॉग जो है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के और सवाल, वो बाद में देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिक आइडिया अभी ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का नीड क्या होता है, बोलोगे आप कि भाई रियल तक में तो कहानी चल ही रही थी, तो फालतू में एक एक्स्ट्रा नंबर की क्या जरूरत है, रियल में ही इतनी सारी चीजें मानने माने। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ज्यादा लिंक है। मान लेते हैं कि आप सॉल्व कर रहे थे, मैथमेटिशियंस बहुत साल पहले भी सॉल्व कर रहे थे और उनको ये क्वाड्रेटिक मिला। अब भाई ये क्वाड्रेटिक ऐसा है कि एक नंबर का स्क्वायर है जिसको 1 के साथ ऐड करने पे 0 हो जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप ले लो, कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं √3, भाई √3 का स्क्वायर तो 3 होगा। और मान लेते हैं आप बोलोगे नहीं भाई हम -√3 लेंगे, तो उसका भी स्क्वायर 3 होगा, है ना। तो 3 + एक 0 थोड़ी ना हो जाएगा। अब बोलोगे अरे भाई ऐसा क्यों ले रहे हो, ठीक है आप 1 लो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 + 1 तो 2 हो जाना चाहिए। हम -1 का स्क्वायर लो, वो भी 1 होगा, वो फिर 1 + 1 तो 2 हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि स्क्वायर करने पे और 1 के साथ ऐड करने पे 0 आ जाए। तो आप बोलोगे ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको स्क्वायर करने पे, ये कब पॉसिबल होगा, आप ही बताओ। ये उस वक्त पॉसिबल होगा
जब ये स्क्वायर करने पे जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये -1 आ जाए, तभी तो -1 + 1 0 हो जाए। तो आपके हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर है ये -1 हो जाए, मतलब स्क्वायर एक नंबर का नेगेटिव हो जाए। रियल नंबर में तो ऐसा कुछ है नहीं भैया, रियल नंबर में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो भैया एक नए नंबर की जरूरत है जो कि रियल नंबर से भी ऊपर है, या फिर जो कि रियल नंबर के परे है। दिस कॉल्स फॉर अ न्यू नंबर, दिस कॉल्स फॉर अ न्यू नंबर। उसी न्यू नंबर को, उसी उड़ते हुए तितली को हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि भैया एक्स स्क्वायर बराबर -1 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप आयोटा करके लिख सकते हो कि लेट, कैसे बताया जाए, आप ऐसे समझ लो कि एक्स स्क्वायर बराबर -1 है, इस एक्स को हम लोग बोल देते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर -1। तो ये डिफाइन है, डिफाइन, ऐसे डिफाइन हो गया कि आयोटा एक्स की जगह पे हम लोग बोल देते हैं कि एक नंबर उड़ती हुई तितली है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। आई को कैसे रीड करना है, रीड एज आयोटा। भाई आयोटा एक ऐसा नंबर है जो कि रियल तो नहीं है, रियल नंबर में तो ऐसा है नहीं, ठीक है। एक आयोटा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -1 है, ठीक है भाई। तो भाई स्क्वायर रूट आयोटा करने पे क्या होगा, √-1। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आयोटा, ठीक है। आयोटा को रीड करना है ऐसे, मतलब आयोटा को, आई को रीड करना है आयोटा से, और आयोटा की वैल्यू क्या होगी, √-1। अच्छा, आयोटा फिर रियल नंबर तो है नहीं, तो इट इज नॉट अ रियल नंबर। समझ रहे हो जी, इट इज नॉट अ रियल नंबर, रियल नंबर में तो ऐसा कोई है नहीं। इट इज, तो व्हाट इज दिस सर, इट इज अ इमेजिनरी नंबर, इट इज एन इमेजिनरी नंबर, नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई मीन, सॉरी, देख लो सुबह से लेक्चर देते थे थोड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स दोनों में अंतर क्या है, क्या दोनों सेम है, अभी आगे आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। पर हाँ भाई, मतलब इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, वर्ड नोमेनक्लेचर का अवार्ड इस चीज को जाता है। आधे से अधिक प्रॉब्लम तो ये है कि इमेजिनरी नंबर से दिमाग में लगता है कि शायद ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, खाली पेज में, खाली कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में या फिर करंट्स में जो है ये कि काफी ज्यादा यूजफुल है नंबर से। आयोटा जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। काफी चीजें जो करंट की फ्लो कर रही है वो आयोटा पे ही बेस्ड। तो नंबर तो रियल में है। जैसे अब आप ऐसे एग्जांपल समझ लो, ऑक्सीजन आप देख नहीं पा रहे हो पर मानते तो हो ना कि ऑक्सीजन, ऐसे इमेजिनरी नंबर आप देख नहीं पा रहे हो। जैसे 2 को आप देख सकते हो, मतलब ऐसे फ्लो हवा में थोड़ी ना देख सकते हो। 2 को आप फील कर सकते हो कि हाँ भाई 2 रोटी है, एक रोटी थी और एक और रोटी आ गई तो 2 रोटी हो गई। समझ रहे हो, इमेजिनरी नंबर को आप ऐसे, कोई रियल लाइफ में शायद हो सकता है लिंक ना कर पाओ, पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पर एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए इसको और अच्छा नाम देना दिया था, एब्स्ट्रैक्ट या फिर ऐसा कुछ नंबर पर। अब भाई जो तीर कमान से निकल गया अब उसका क्या किया जाए, तो अब इमेजिनरी उन्होंने नेम कर दिया है पूर्वजों ने, तो हम लोग भी वही नाम लिखे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो आयोटा क्या है भैया, √-1। अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर क्या होगा फिर, -1। आयोटा क्यूब क्या होगा फिर, सहज बात है आयोटा क्यूब होगा, एक मिनट, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, तो ये बना माइनस आयोटा, है ना। तो आयोटा पावर 4 क्या होगा, दो तरीके से कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 +1, ये रट लेनी। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, पावर्स ऑफ आयोटा, ये रट लेना है भैया। समझ रहे हो आप, इतना तो याद कर ही लेना है कि आयोटा क्या होता है, √-1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। आयोटा 4 क्या होता है, 1। ये बेसिक पावर्स ऑफ आयोटा है, इनको तो आपको याद कर ही जाना है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बेसिक पावर्स ऑफ आयोटा है, इनको याद कर देना, समझ रहे हो? रट लेना है। अब आप बोलोगे क्यों रटना है, हम क्यों रटेंगे, अरे देखो, अगर हम आपसे कल को ये पूछें आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 5 अगर हमने आपसे पूछा कल को, तो क्या बोलोगे, बोलोगे आयोटा पावर 5 यार, ये तो ऐसा करता हूँ, इसको आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा में ब्रेक कर देता हूँ, आयोटा पावर 4 क्या होगा, 1 इंटू आयोटा, ये तो आयोटा आ गया यार। फिर आप, हमने आपसे पूछा आयोटा पावर 6, तो आप बोलोगे इसको भी ब्रेक कर लेता हूँ ऐसे, ये 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये आ गया 1 इंटू -1। अरे भाई ये तो -1 आ गया। फिर आयोटा पावर 7, अरे भाई अगर ऐसे पैटर्न से चले तब तो ये माइनस आयोटा आ जाना चाहिए। हाँ भाई माइनस आयोटा है। और आयोटा पावर 8, अरे भाई ये तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, यानी 1 इंटू 1 यानी कि 1। देख रहे हो, सेम आंसर आ रहा है। आयोटा पावर 5 का वैल्यू आयोटा के बराबर है, आयोटा पावर 6 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की, 7 की 3, 8 की 4।
साइकिल में ये पावर जो है वो रिपीट होते हैं। कैसे रिपीट होते हैं? अगर आपके पास एक डिविजर, अगर आपके पास एक मल्टीपल है 4 का, तब तो 1 आएगा हमेशा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने आपको कल से पूछ दिया, भाई आप बताओ जल्दी से आयोटा पावर 200। सिंपल है, आयोटा पावर 4 और 200 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 50 में। तो ये 1 पावर 50 यानी कि 1। समझ लो, आयोटा पावर 200 या फिर आयोटा पावर 4 के एक मल्टीपल जो है 4 का, वो हमेशा 1 होगा। तो आप बोलोगे कि सर जी ये तो बड़ा आसान है, मतलब 580 डिविजिबिलिटी रूल 4 का क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है तो 80 डिविजिबल है। तो भाई इस केस में ये आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। पर आप बोलोगे अगर ये डिविजिबल नहीं हो, तो मान लेते हैं आपने बहुत बड़ा नंबर दे दिया, 5826। अब इसका आयोटा निकालना है। अरे सिंपल, लास्ट के 2 डिजिट है, ये पूरा जो नंबर है इसके लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो भाई क्या आंसर आएगा? और रिमाइंडर देख लो, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 20, 4, हाँ 24 ना। तो रिमाइंडर आएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। इस पूरे की वैल्यू होगी -1। लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 4 से डिवाइड देना है, रिमाइंडर जो है उसको आयोटा पावर में रख देना है, तो आयोटा पावर रिमाइंडर। ठीक है जी। तो अगर हमने आपसे बोला आयोटा पावर 580, भाई 80 तो डिवाइड हो ही जाता है, तो रिमाइंडर कुछ आता नहीं, आयोटा पावर 01। ठीक। हमने आपको बोला आयोटा पावर 597, 97 को डिवाइड कर दो, कितना होगा? 96 डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, 96 डिविजिबल हो जाता है, तो एक आ गया, तो आयोटा पावर 1 यानी कि आयोटा। बस। तो मैं आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इस पूरे में कहीं पे भी डाउट होगा तो आप प्लीज वहाँ पे उस टाइम स्टैम्प के साथ में या फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना डाउट अपने, कि भाई यहाँ पे डाउट था, ये पार्ट हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स में है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बताएं कि भाई यहाँ पे पूरी पूरी अभी प्लेलिस्ट चल रही है मैथमेटिकल टूल्स की, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो